17 साल का लंबा इंतजार, 6 बेगुनाहों की मौत, 101 जख्मी लोग। कहानी शुरू होती है 17 साल पहले महाराष्ट्र के मालेगांव से। 29 सितंबर 2008 रमजान का पाक महीना था और रात के 9:30 बजे बाजार में रौनक थी। तभी अंजुमन चौक पर एक मस्जिद के सामने खड़ी एक LML फ्रीडम मोटरसाइकिल में एक जोरदार धमाका हुआ। धमाका इतना तेज था कि आसपास की दुकानें और मकान हिल गए। इस ब्लास्ट ने 6 जिंदगियों को हमेशा के लिए खामोश कर दिया और 100 से ज्यादा लोगों को गहरे जख्म दिए। मालेगांव के साथ साथ महाराष्ट्र की सियासत भी इस धमाके से थर्रा गई। शुरुआती जांच के बाद केस महाराष्ट्र ATS को सौंपा गया और यहीं से इस कहानी में एंट्री होती है अभिनव भारत नाम की एक संस्था की। ATS ने एक एक कर कई हाई प्रोफाइल गिरफ्तारियां की, जिसने पूरे देश में भूचाल ला दिया। गिरफ्तार होने वालों में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित और स्वामी असीमानंद जैसे बड़े नाम शामिल थे। ATS ने दावा किया कि धमाके में इस्तेमाल हुई मोटरसाइकिल साध्वी प्रज्ञा के नाम पर रजिस्टर्ड थी और कर्नल पुरोहित पर कश्मीर से RDX लाने जैसा संगीन आरोप लगाया गया। इन सभी पर मकोका जैसा सख्त कानून लगाया गया। जांच एजेंसियों का दावा था कि इन लोगों ने देश में धार्मिक विद्वेष फैलाने के लिए बैठकें की और हमले की साजिश रची। लेकिन यहीं से इस केस में एक के बाद एक ट्विस्ट आने शुरू हुए। पहला ट्विस्ट, 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने सभी आरोपियों पर से सख्त कानून मकोका हटा दिया, जो अभियोजन पक्ष के लिए एक बड़ा झटका था। दूसरा ट्विस्ट, 2017 में साध्वी प्रज्ञा को जमानत मिल गई। सबसे बड़ा ट्विस्ट, जब मुकदमे की सुनवाई शुरू हुई तो 323 गवाहों में से 40 गवाह अपने ही बयानों से मुकर गए। कई ने ATS पर जबरन बयान दिलवाने और प्रताड़ित करने के आरोप लगाए। खुद साध्वी प्रज्ञा ने तत्कालीन ATS चीफ हेमंत करकरे पर गंभीर आरोप लगाए। और अब 17 साल बाद 31 जुलाई 2025 को मुंबई के विशेष NIA कोर्ट ने इस मामले पर अपना अंतिम फैसला सुनाया। कोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित समेत सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया और बरी करने की जो वजह बताई वो सबसे चौंकाने वाली थी। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष ये साबित ही नहीं कर पाया कि उस मोटरसाइकिल में बम रखा भी गया था या नहीं। इस फैसले ने 17 साल से चल रही जांच और सुनवाई को एक झटके में शून्य पर लाकर खड़ा कर दिया है। चलिए आज पलटते हैं इस केस के वो पन्ने जिसमें साजिश, सियासत और कई अनसुलझे सवाल दफन है। प्रणाम, मेरा नाम विक्रम भावे। आज हमारे साथ कुछ हिंदुत्व निष्ठ है। महाराष्ट्र के नासिक जिले के मालेगांव में 2008 में एक बम विस्फोट हुआ था, जिस केस में साध्वी प्रज्ञा सिंह, कर्नल पुरोहित, रिटायर्ड मेजर रमेश उपाध्याय, सुधाकर चतुर्वेदी आदि हिंदुत्व निष्ठों को बंदी बनाया गया था और पूरे देश में एक भगवा आतंकवाद या हिंदू आतंकवाद का एक माहौल बनाया गया। पूरे देश में ये बात बहुत प्रसिद्ध की गई, जानबूझ के उसका बवाल किया गया। 31 जुलाई 2025 के दिन महाराष्ट्र के NIA कोर्ट ने उन सभी को निर्दोष मुक्त किया। तो सभी हिंदुओं के लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए बहुत ही वो आनंद का दिन था। तो उनमें से 6 हिंदुत्वनिष्ठ आज हमारे बीच उपलब्ध है। आज श्री जगदीश म्हात्रे, सुधाकर चतुर्वेदी, राकेश धावड़े, मेजर उपाध्याय, समीर कुलकर्णी और श्याम साहू, ये 6 हिंदुत्वनिष्ठ आज हमारे बीच उपलब्ध है और आज हमसे वो वार्तालाप करने वाले हैं। सबसे पहले मैं उन सभी का यहाँ पे स्वागत करता हूँ। आप सभी का स्वागत। सबसे पहले मैं जाऊँगा श्री श्याम साहू जी के पास। साहू जी, आपको भी इस केस में बंदी बनाया गया था, इंदौर से आपको उठाया था। आपके ऊपर आरोप था कि आपने इस साजिश के लिए मोबाइल और सिम कार्ड मुहैया कराए थे और 2-2.5 साल आपको जेल में रहना पड़ा इस मामले में। तो क्या अनुभव थे आपके, या कोई ऐसा अनुभव बताइए कि जो आप शायद जिंदगी भर नहीं भूलेंगे? देखिए, सबसे बड़ा अनुभव तो बहुत नहीं भूलने लायक पहला ये है कि जिस चीज़ का कभी अपन ने सोचा नहीं था, इस प्रकार के केस में उन्हें आरोपी बना दिया है। अब सब झूठे सबूत गवाह थे। एक कोई किसी चीज़ से ओतप्रोत होकर वोट की राजनीति से करते हुए ये केस लड़ा, बिल्टअप करा था झूठे सबूतों पर। तो उसमें आरोप
तो उनको कुछ भी लगाना था टीम के हिसाब से। पहले चार्जशीट के अंदर तो सभी प्रकार के आरोप के तहत जितनी भी धाराएं होती कम से कम 50-60 धाराओं में आरोपी बनाया था। अब जब उनको कुछ नहीं मिला तो आरोपी तो बनाया था, कुछ ना कुछ चीज़ की लिंक करते गए। फिर मेरी मोबाइल की शॉप थी, मोबाइल की लिंक से कनेक्ट कर दी कि सिम प्रोवाइड करी, रिचार्ज प्रोवाइड करा, कम्युनिकेशन पूरा जितना जब कोई षड्यंत्र को करने के लिए जो लगता है तो वो चीज़ कनेक्ट करते गए कि इसको ये इस चीज़ से कनेक्ट कर दो। कोशिश तो करी थी कि वो दूसरे प्रकार के संगीन झूठे सबूत इकट्ठे करके वो लगा दिया जाए। जब नहीं प्राप्त कर पाए, नहीं मिल पाया तो ये लगा दिया। पहला तो ये सबसे बड़ा अनुभव यही है कि इतना बड़ा केस, मतलब आतंकवाद का तमगा सर पे, जो लोग सुन के घबरा जाते कि आतंकवादी इतना बड़ा केस के अंदर आरोपी बनाया, ये सबसे बड़ा पहला घटना है। दूसरे आश्चर्य की बात, जब अचानक लेके आ जाते हैं एटीएस एज ए किडनैप करके, कोई भी कानून नियम सीआरपीसी एक्ट का या आईपीएस एक्ट का, आईपीसी एक्ट का कोई पालन बिगर पालन किए लेके आके कस्टडी में अनऑफिशियली उठा लाते एज ए किडनैप करके। जब एटीएस काला चौकी में हमको लेके आ गए तो सर्वप्रथम मेरे साथ एक शिव नारायण कलसंगरा और 2 अन्य लोग थे, ऐसे 4 लोगों को लेके आया जाता। तो आने के बाद 2 को एक अलग कमरे में रखते, हम शिव नारायण और मैं एक कमरे में रहता हूँ। अब उसमें होता ये, शाम हो गई थी आते आते एटीएस चौकी पे लाते लाते, रात भर मतलब रास्ते में भी पीटते हुए लाए थे, वहाँ भी मारा पीटा। यहाँ आने के बाद मालूम पड़ा कि मालेगांव ब्लास्ट केस के अंदर इनको कुछ पूछताछ करनी है और कुछ अलग अलग प्रकार के मारा पीटे करके कुछ लोगों के नाम पूछ रहे थे। राम जी का बताओ, संदीप डांगे का बताओ। तो पहले तो समझ नहीं आया कि क्यों ऐसा कर रहे हैं, पर एक महिला की बहुत रोने चिल्लाने की आवाज़ आती थी कि ऐसा लगता है उसको कोई पीट रहा है, पर हमें नहीं मालूम, आवाज़ आती थी, पास का कमरा था। ये घटना है करीबन 19 अक्टूबर, मेरे को 18 अक्टूबर को उठाया था, 19 अक्टूबर 2008। मतलब आपका कहना है कि जो महिला को पीटने की आवाज आती थी वही साध्वी प्रज्ञा चिल्लाती थी, बहुत आवाज आती थी, तो हमको नहीं मालूम कौन थी। हम तो समझते थे कि कोई होगी, पर उसके दूसरे दिन जब एक महिला को सामने लाते, मतलब हमको पहले बुलाया फिर उसको सामने लेके आते हैं, तो उसको हाथ 2 कोई पुलिस वाले टांग के जैसे लेके आते, चलते नहीं बन रहा था। तब जब उसको देखा तो आश्चर्य हो गया कि ये तो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर है, दीदी है प्रज्ञा दीदी। तो शौक लगा और उसकी हालत बहुत बदतर थी। तब समझ में आया कि जो रात में आवाज़ जो आ रही थी रोने गाने की या पीटने की, बहुत प्रताड़ित करने की, वो इस महिला की आती थी। तो ऐसे प्रताड़ना बहुत हुई। तो ये तो दूसरी शौक हुआ। तीसरा, जब इसके 1-2 दिन बाद सुधाकर चतुर्वेदी को लेके आते हैं, मैं और शिव एक कमरे के अंदर नीचे बिठा के एक जैसे जानवरों को बांधते हैं, ऐसा एक कड़ा रहता था, उस कड़े के अंदर जंजीर बांध के हाथ में हथकड़ी बांध के बिठा रखते थे। सुधाकर चतुर्वेदी को लेके आते हैं, उसको भी हमारे सामने मारते पीटते को। अच्छा, जैसा हमारे साथ प्रताड़ना दी गई, जैसे हमें मारा गया, जिस प्रकार से बेल्ट, जैसे आपने कभी देखे हो जो चक्की पुराने समय पे चलती थी, उसमें इतने छोटे बड़े चौड़े बेल्ट हुआ करते थे, उस बेल्ट में एक हत्था लगा के पैर के तलवों पर, पैदल उल्टा लेटा के पैर के तलवों पे जो मारते हैं, तो उसकी एक चोट ही व्यक्ति को बिल्कुल आंखों में तारे नजर आ जाते, बेहोशी आने लगती थी। इसे कई बार मारना, हाथों पे, हथेलियों पे, पैरों पे लठ लेके, जांघों पे वजन रख के रोलर करना। तो ये प्रताड़ना तो मैंने भी 1-2 दिन पहले झेली थी, लगातार झेल रहे थे। तो सुधाकर चतुर्वेदी के साथ भी से उसके साथ 8 घंटे बाद या 12 घंटे, एक दिन के दूसरे दिन एक जना और आता है, वो
अच्छा, इन सब लोगों से मेरा परिचय नहीं था, सुधाकर से, चतुर्वेदी से ही परिचय था। फिर एक और आता है, वो समील कुलकर्णी, बाद में पता लगता है उनके साथ भी इसी मारा पीटी हुई, खूब मारते थे, खूब पीटते थे साहब। मतलब ये स्थिति हो जाया करती थी कि जाना, बाथरूम करने जाना भी तो रेंग के जाना पड़ता था। तो इतनी कठिन प्रताड़ना देते थे। तो ये दूसरा शौक था। तीसरा अभी मेरे को साध्वी जी का जो आपने अभी बताया कि एक महिला को मारपीट होती थी, बाद में पता चला वो साध्वी थी, उनके बारे में भी हमारे अधिवक्ताओं से मैंने सुना कि एक अल्पसंख्यक समाज की यानी मुस्लिम महिला ने कोई चम्मच को धार लगा के साध्वी जी के चेहरे पे, गले पे वार किए थे, और उसके दूसरे तीसरे दिन आपके केस की तारीख थी। तो उस दिन कोर्ट में बहुत बड़ा बवाल हुआ था, और जहाँ तक मुझे हमारे वकीलों से ही पता चला कि आपके भाई आपसे मिलने आए थे उसी दिन। तो वहाँ एक दुर्घटना हुई, आपके जीवन की शायद सबसे बड़ी दुर्घटना है, क्या बताएंगे आप? ये घटना के अंदर जब प्रज्ञा दीदी जेल में थी तो एक कोई मुस्लिम महिला ने, ये सत्य बात है, उनको जो चम्मच या कोई ऐसी चीज बना के चेहरे पे वार करा था, हमला करने की कोशिश करी थी। 2 या 3 दिन बाद शायद कोर्ट में तारीख थी। उसी बात को लेके खुद हमला भी हुआ था, भीड़ भी बड़ी थी, बवाल खूब मचा था। पर उसी दिन एक और बहुत बड़ी दुर्घटना घट गई मेरे साथ, मेरे जीवन की, जो कभी भरपाई नहीं हो सकती। मेरे परिवार में उसकी कभी कोई भरपाई नहीं कर सकता, ऐसी एक घटना और हो गई। वो घटना ऐसी हुई कि मेरा बड़े ब्रदर मोहन साहू, जो कोर्ट कचहरी के लिए मेरे पास आते थे तारीख पे या वकीलों के लिए करने के लिए, घर में मेरा वही भाई चिंता करता था, मेरा परिवार में और मेरे भाई भैया के परिवार में। पर उसी बीच में इसके पहले भी 1-2 बार उससे बात हुई, नासिक में आए थे मिलने, मुंबई कोर्ट में मिलने आए, तो बताते रहते थे कि ये एटीएस वाले उनको धमकी देते, प्रताड़ित करते, डर भरा रखा। तो डरे डरे सहमे सहमे से रहते थे, और उनको डर और सहम इतना भारी पड़ा उस रोज, अप्रैल, जिस दिन ये बवाल मचा था, प्रज्ञा दीदी के जाल पे चाकू मारने की किसी ने कोशिश करी थी, उसी समय की ये घटना, उसी दिन की तारीख की घटना। मेरा भाई मेरे सामने, आंखों के सामने उसको अटैक आता है, वहीं गिर जाता है, और मैं चाह कर भी उसकी जरा सी मदद नहीं कर पाया। वजह टीएस की कस्टडी में था, पुलिस कस्टडी में था। उनने मुझे उसको देख रेख करने के लिए अस्पताल तक साथ में चले जाऊं या उठाकर ले जाऊं, नहीं ले जाने दिया। और आधा 1 घंटे बाद एक खबर आती है कि वो शांत हो गया। तो वहीं उस जगह पे जो शांत हुआ था। तो ये घटना मेरे जीवन की, मेरे परिवार के लिए इतनी घातक रही, इतनी नुकसानदायक रही कि इसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता। और साहू जी, दूसरी तरफ ये भी हम कह सकते हैं कि आपके जीवन की ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है ही, जिसकी भरपाई नहीं हो सकती, लेकिन दूसरी तरफ ये भी हम कह सकते हैं कि पूरे हिंदू समाज के लिए ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि अगर किसी मुस्लिम समाज की व्यक्ति के साथ कुछ ऐसा होता है तो पूरे दुनिया में उसका बवाल हो जाता है। लेकिन एक हिंदुत्वनिष्ठ को पकड़ा गया है झूठे केस में, उसको मिलने के लिए उसके भाई आते हैं और कोर्ट में ही मर जाते हैं हार्ट अटैक से। लेकिन आज तक दुर्भाग्यपूर्ण बात है, कई हिंदुओं को ये बात पता ही नहीं है कि ऐसा कुछ कभी हुआ था। तो ये जैसे आपके लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है, वैसे पूरे हिंदू समाज के लिए, हम सभी के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इतनी बड़ी घटना या दुर्घटना के बारे में हमारे मीडिया में कुछ भी नहीं आया था उस वक्त। तो मतलब समझ सकते हैं हम कि आपके ऊपर क्या बीती होगी। ये भी सही बात है कि इतनी बड़ा संकट आने के बाद भी मीडिया या अन्य लोग या समाज इतना जिस हिसाब से एक्टिव होना था, जागृत होना था या आना था, उसके पीछे चिंता करनी थी, वो नहीं करी किसी ने, बाद में भी नहीं करी। और यही यदि दूसरे विशेष वर्ग के साथ या उसके परिजन में होता है इस प्रकार की घटनाओं के अंजाम में, तो उनके लिए लोग बवाल मचा देते हैं, कोर्ट कचहरी ये वो, ऑफिशियली अनऑफिशियली, हर प्रकार से उसके लिए एक वर्ग विशेष के लोग तत्पर हो जाते हैं, बहुत लग जाते हैं। और हमारा समाज हमारे लिए नहीं करा, ना मेरे भाई के परिवार के विषय में चिंता करी, ना वो करी।
ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप विक्रम जी। मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि हमारा समाज और उस समय या जो भी कहे उनको लिए क्या शब्द है, मैं शब्द कह नहीं पा रहा हूँ। बाकी विशेष वर्ग के लोगों के साथ यदि ऐसी घटनाएं होती है तो उनके शुभचिंतक लोग उनके लिए बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। सही कहा आपने साहू जी, और बहुत ही परखड़ शब्द में अपनी भावनाएं व्यक्त की। धन्यवाद आपका। अभी मैं जगदीश म्हात्रे जी से मेरा प्रश्न है कि आपको भी इस केस में फंसाया गया था। 5 साल आपको इस केस में जेल में रहना पड़ा। आपको पता भी शायद नहीं था कि मालेगांव में ऐसा कुछ हुआ है जिसके मामले में आपको ही फंसाया गया। मौका जैसा बम ब्लास्ट जैसा केस था, और मैं तो जानता हूँ, हम एक साथ रहे जेल में। एक प्रसंग आपके साथ हुआ था, मैं तो प्रसंग जानता हूँ। हमारे दर्शकों के लिए मैं चाहूँगा आप बताएं कि पुलिस की कस्टडी में आप थे और आपको बिठाया गया था कहीं पर, आजू बाजू में लोग थे, और दूसरे दिन पता चला कुछ अलग ही बात थी, तो जरा बताएंगे। मुझे जब ATS के ऑफिस में लेके आए तो मुझे एक रूम में बिठा के रखा था। वहाँ पहले से ही 2 आदमी मौजूद थे। मैं उनको पहचानता नहीं था। मुझको लगता था कि ये पुलिस वाले ना बात करते हैं ना कुछ बोलते हैं, सिर्फ मेरी तरफ देख के हंसते थे और एक दूसरे की तरफ देखते थे। तो दूसरे दिन जब हमको कोर्ट में, दूसरे दिन नहीं 4 दिन हमको ऐसे ही रखा था एक रूम में। चौथे या 5वें दिन से मेरे दिन के बाद मेरे को शायद 5 दिन के बाद नासिक कोर्ट में लेके गए बुर्खा डाल के। जब उधर लेके गए तो हमारा जब जज के सामने बुर्खा उठाया तो मेरे साथ में मेजर साहब और वो रायरकर, अजय रायरकर था। मैं उनको पुलिस समझ रहा था। मेरे को पता भी नहीं था कि ये लोगों को भी यही इसी केस में इन्वॉल्व किया है। तो मतलब ये इसी बात से सिद्ध होता है कि कॉन्स्पिरेसी का चार्ज आप पे लगा था, और जिनके ऊपर वही लोग एक दूसरे को पहचान भी नहीं रहे थे। मैं तो इनको पुलिस वाले समझ रहा था कि इनको बिठा के रखा है मेरे पे ध्यान रखने के लिए। और जब उधर कोर्ट में जाके देखा तो वो पता चला कि बाबा ये ऐसा ऐसा ये हो गया वाकया। समीर जी, आप बताइए, पूर्णकालिक प्रचारक रहे हैं, और जितना भी मैंने आपके बारे में सुना है, देखा है, बहुत ही तत्वनिष्ठ आप है। इतनी प्रताड़ना आपके साथ होने के बाद भी आपके कुछ प्रण है, जैसे कि रक्तदान करना, या अन्य कैदियों को आपने मदद की, या एक कोई डॉन था अबू सालेम करके, उसको भी आपने सबक सिखाया। जरा विस्तार से बताएंगे। गत 17 वर्षों में मेरा जो फोटो है वो बहुत सारी आरोपियों का फोटो करके प्रचारित प्रसारित किया गया। मैंने अपने जीवन में किसी भी राजनीतिक पार्टी का ना मैं सभासद था, ना समर्थक था, ना सदस्य था। वैसे ही जाने अनजाने में मैं इस देश की किसी भी सामाजिक धार्मिक संस्था संगठनों का न कभी कार्यकर्ता रहा, न सभासद रहा, न सदस्य रहा। मेरे ऊपर जो आरोप था अभिनव भारत का सभासद होने का, तो वो भी सम्माननीय विशेष न्यायालय का जो अभी आदेश आया है उसके अंदर अधोरेखित हुआ है कि मैं अभिनव भारत का भी कोई सभासद और सदस्य नहीं था। मैं निस्वार्थ और कर्तव्य भाव से ब्रह्मचर्य का आजन्म का व्रत पालन करने का संकल्प लेकर भोपाल महानगर में प्रासंगिक अपना वक्त का योगदान दे रहा था। मैं इस मुकदमे के किसी भी आरोपी को मुझे गिरफ्तार करने से पहले कभी मैंने उनको जिंदगी में देखा नहीं था, मिला नहीं था, परिचित नहीं था। तो भी मुझे इलीगल तरीके से भोपाल महानगर से लेके आए, इलीगल डिटेंशन रखा, हेवी टॉर्चर किया। पहले दिन से मैंने कोई वकील नहीं रखा। कारागृह के अंदर हम भारतीय जब तक किसी के उपयोग में नहीं आते हैं तब तक हमारे जीवन को सार्थकता प्रदान नहीं होता है। इसीलिए निस्वार्थ और कर्तव्य भाव से मेरा B नेगेटिव ब्लड ग्रुप है। मुझे आदत था, तो मैंने सम्माननीय न्यायालय से, उच्च न्यायालय से परमिशन लेके 5 दिन का मैंने अनशन किया। उसके पश्चात मुझे परमिशन मिला और मैंने 27 बार ब्लड डोनेशन किया। तो ये हमारे संस्कारों का, हमारे आदर्शों का एक छोटा सा प्रमाण है
जो गुनहगार होता है उसके लिए तो कारागृह एक विशुद्ध रूप से उसको वो हॉस्टल कहते हैं। तो इस देश का एक आतंकवादी दहशतवादी अबू सलेम, जिसको ट्रीटी करके अन्य देश से लेके आए थे, और ट्रीटी में भारत सरकार ने संबंधित देश को आश्वस्त किया था कि इसको साथ मारा पीटी हम नहीं करेंगे, तो उसी का वो फायदा उठाता था। जो अंडा सेल के अंदर, हाई सिक्योरिटी सेल के अंदर जो अन्य आरोपी है उसके ऊपर रोप जमाता था। जो कर्तव्य के ऊपर जो संबंधित पुलिस अधिकारी थे, जेल के अधिकारी थे, उनको भी धमकाता था, डराता था। उसकी जो इनलीगल एक्टिविटी थी तो उसके अंदर वो कभी कभी मोबाइल से रिकॉर्डिंग करके रखता था, जो भी वो पैसे पुलिस वालों को देता था, ब्लैकमेल करता था। तो ऐसा ही जेल के अंदर सभी बंदियों के लिए मनोरंजन के लिए एक टीवी दिया गया था, और हर यार्ड में एक एक दिन वो टीवी मनोरंजन के लिए उसको सर्कुलेट करते थे। लेकिन ये अपना दादागिरी दिखाने के चक्कर में उसने वो टीवी ही तोड़ दिया। जो ड्यूटी के ऊपर सिपाही था उसको धमकी दिया, उस सिपाही को वो डर गया, वो 3 दिन अपना ड्यूटी करने के लिए नहीं आया। तो फिर मैंने एक जो देखा तो मुझे ठीक नहीं लगा। तो हम करदाता भारतीय है, हमारा देश है, सार्वजनिक कारागृह है, ये हमारी संपत्ति है। ये डरपोक अबू सलेम ऐसे कैसे कर सकता है? तो मैंने जेल अधिकारी को विनती किया, लेकिन सभी उसे डिस्टेंस मेंटेन करते थे, सभी उससे अनजाने में डरते थे। तो मैंने न्यायालय में उसके खिलाफ कंप्लेंट्स किया, आवेदन किया। तब उसको पता चला कि सभी के सभी बिकाऊ नहीं होते हैं, और जेल के अधिकारियों को भी अगर वो डरा सकता है तो वो सभी भारतीयों को कतई डरा नहीं सकता है। फिर बाद में हमने उसको जूते की नोक के ऊपर रखकर उससे वो जेल के सभी नियमों का पालन करने के लिए बाध्य किया। और समीर जी, और एक आपके बारे में सुना है कि आप जी कारागृह से मुक्त होने के बाद जब भी कोरोना आया तो हजारों लोगों की, मतलब सैकड़ों परिवारों की आपने मदद की है कोरोना में। एम्बुलेंस नहीं मिली तो आपने अपने गाड़ी में लोगों के शव लेके गए, या जो पेशेंट थे उनको हॉस्पिटल पहुंचाया। ये सब करते करते आपको भी, आप भी बाधित हुए कोरोना से, तो क्या भावना थी? स्पेशल एनआई कोर्ट में हमारी हर दिन सुनवाई चलती थी, तो मैं हर दिन पूना से मुंबई आता था और फिर से घर पे लौट जाता था। तो कोरोना के वक्त बहुत सारे कम व्हीकल ये मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे के ऊपर रहते थे। परिसर के अंदर भी बहुत सारे लोग डर कर रहते थे। परिवार के सदस्य भी कभी कभी आगे नहीं आते थे, ऐसा मैंने स्वयं देखा है। तो मैंने अपने सामाजिक जीवन में अपना बहुत सारा वक्त वो आईसीयू के बाहर बिताया है। बहुत सारी उस वक्त भी जो डेड बॉडीज होती है तो उनको उनके गांव में लेके जाने में मैंने अपना वक्त का योगदान दिया है। तो हम जिंदा है, अगर हम किसी इंसान के अगर हम उपयोग में नहीं आएंगे तो हमारी इंसानियत को कोई मतलब नहीं है जीवन जीने का। तो जो बुजुर्ग थे जो रास्ते के ऊपर गिरते थे, बहुत अंत्यवस्थ थे, तो ऐसे बहुत सारे लोगों को मैंने वो सरकारी अस्पतालों में जहां पर कोरोना सेंटर वहां पर मैं उनको लेके जाता था। एम्बुलेंस की बहुत सारी कमी थी, तो वो सब जो पेशेंट्स थे और जो डेड बॉडीज थी उचित जगह के ऊपर मैंने अपना कर्तव्य भाव से, निस्वार्थ भाव से मैंने अपना योगदान दिया। दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटल में मुझे एडमिट किया गया, तो मुझे कोरोना होने के पश्चात मैं चल भी नहीं सकता था। जब दीनानाथ हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कृपा थी और निस्वार्थ भाव से, कर्तव्य भाव से जो भी समाज सेवा किया था उसी के लिए गलती से मैं जिंदा रहा कोरोना काल के अंदर भी। लेकिन अगर हम भारतीय किसी के विपरीत परिस्थितियों में अगर हम नहीं उपयोग करेंगे तो फिर कौन करेगा? ये तो हमारा आद्य धर्म कर्तव्य है, राष्ट्रीय कर्तव्य है, ऐसा मैं समझता हूं। सही में समीर जी, आप हर कोई जो खुद को हिंदुत्वनिष्ठ कार्यकर्ता कहलाता है उसके लिए आप आदर्श है, क्योंकि मतलब इतने
गंदे आरोप में आपको बंदी बनाया गया, झूठे केस में फंसाया गया और उसके बाद जिस समाज ने मुंह फेरा उसी समाज के लिए आप कर्तव्य भावना से उतरे। इसलिए मुझे लगता है आप का ये जो सब कार्य है हर किसी हिंदुत्वनिष्ठ के लिए आदर्श है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका ये हिंदू समाज ऋणी है। धन्यवाद। अभी मैं सुधाकर चतुर्वेदी जी के पास आऊँगा कि सुधाकर चतुर्वेदी जी के बारे में मैंने मेरी पुस्तक है मालेगांव बम विस्फोट के पीछे का अदृश्य हाथ, उसमें भी लिखा है कि वैसे तो ये पूरा प्रकरण ही कोई थ्रिलर वेब सीरीज या कोई नॉवेल की कथानक वाला है, लेकिन उसमें से भी कुछ ऐसे गिने चुने प्रसंग है 2-3 जो मैंने लिखे पढ़े भी है कि आपको बंदी बनाया गया, मतलब पुलिस ने उठाया और जिस दिन आपको अधिकृत अरेस्ट दिखाई है उसके पहले भी आपके ऊपर नार्को या ब्रेन मैपिंग ऐसे कुछ टेस्ट हो चुके थे। आपको कुछ चार्टर प्लेन में घुमा रही थी पुलिस या ऐसे बहुत से प्रसंग थे। आप कुछ 2-3 प्रसंग बता पाएंगे? हरिओम। 23 अक्टूबर 2008 को दोपहर में नासिक के देवलाली कैंप में, क्षमा कीजिए आपको रोकता हूँ, हमें भी सीबीआई ने अरेस्ट किया था और जहाँ तक मैंने सुना है एनआईए और सीबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसीज है, उनके पास बहुत पावर है, लेकिन आज तक मैंने कभी देखा नहीं है एनआईए और सीबीआई को भी कभी चार्टर प्लेन मिलता है इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो थोड़े वो एंगल से भी आप अगर बताएंगे क्या हुआ था। क्या है कि लादेन के बाद हमको पकड़े थे, ऐसा उनका अंदाजा था। लादेन के बाद हमारा नंबर आया था आतंकवादियों में, तो इसमें लगता है इतना बड़ा कुछ होने वाला था। खैर, तो दोपहर में एपीआई बगाड़े का फ़ोन आया हमें कि सुधाकर जी बोल रहे हैं। बोला हाँ। बोला मिलिए। तो हमारा पूर्व परिचित है, देवलाली कैंप में प्रशासन में कभी कभी आते थे, पूर्व परिचित है हमारे। कभी में एमआई के ऑफिस में आते थे देवलाली कैंप में पुरोहित साहब के। मैं आ गया, हमारी डिस्कवर बजाज डिस्कवर मोटरसाइकिल थी, पेट्रोल पंप था, खड़ा किया पेट्रोल पंप पे और सामने खड़े थे पान की दुकान पे। सर चले गए। हाँ सर बताइए। आइए आइए आइए। हाथ में हाथ मिला, हाथ पकड़ लिया मेरा। तो हाथ पकड़ा तो हाथ दबाया तो हमको शंका हुआ, बस ठीक है कुछ मजा मस्ती करते होंगे। फिर जो देवलाली कैंप मेन रोड है, गाड़ी उधर खड़ी थी, कोई प्राइवेट गाड़ी थी, वहाँ 2 लोग खड़े थे। उनको इशारा किया, वो लोग आगे से आए और मेरा दोनों हाथ पकड़ा बगल से। मैं समझा कोई गड़बड़ है तो पुलिस वाले ही। बोले कि भद्रकाली पुलिस स्टेशन नासिक में। वहाँ पर करीब 11-12 बजे तक जब आपको बोली कुछ बयान वगैरह स्टेटमेंट वगैरह लिया, तो उनका कुछ होगा। सर क्या बात है? कहने बसूल बैठे रहो। फिर 11:30-12 बजे रात को हमको लेकर के फिर मुंबई निकले और 2:30-3 बजे हमको काला चौकी लेके आए। एक वाक़या उस समय का है कि हम घाट क्रॉस कर रहे थे, ढलान पर गाड़ी इनकी आ रही थी और आगे आगे एक ट्रक जा रही थी जो सरिया लदा हुआ था। ये कभी प्रसंग मैंने सुनाया नहीं, सरिया लदा हुआ था, पूरी गाड़ी थी। और एकाएक जो गाड़ी थी ट्रक थी वो पंचर हो गई, ट्रक उसको ब्लास्ट हो गया और रुक गई। गाड़ी स्पीड में थी और सरिया करीब 10 फीट बाहर निकला हुआ था और गाड़ी इन्होंने ड्राइवर ने कहा ब्रेक मारा। इधर घाट है, एक चक्का जो है पिछला चक्का इनके गाड़ी का घाट के नीचे और बाकी सरिया गाड़ी के ऊपर से। अगर सरिया काज घुसा होता तो आज नहीं बैठे होते हम लोग। और हमारे यहाँ हमारी जो कुल देवी हैं विंध्यवासिनी देवी, तो हम उनको स्मरण करते हैं, आपातकाल में बुलाते हैं, तो उनका हम नाम जप कर रहे थे। वो वाकया है, रात का समय था, एकदम अंधेरा था। गाड़ी ब्रेक मारा, खड़ी कर दिया। 10 मिनट तक गाड़ी से न कोई हिल रहा है, न कोई बोल रहा है, न कोई चल रहा है, सब शॉक हो गए थे। फिर उतरा उन्होंने, फिर कोई एम्बुलेंस आई, उधर से हल्ला गुल्ला मचा। एक्सीडेंट किसी की नहीं हुआ था, गाड़ी से ब्लास्ट हो गई थी पीछे वाली गाड़ी। खैर हम काला चौकी आए, परमवीर सिंह थे, हेमंत करकरे थे, श्री राव थे, मोहन कुलकर्णी थे, कई ऑफिसर बैठे थे वहाँ पर। तो आते ही बोले कि गया लग गया। तो आप लोग जानते हैं पुलिस की भाषा है, गया मतलब शुरू करो, बगैर पूछे बगैर जांच के, कुछ पता नहीं। करीब 150 लाठी पड़ी ऊपर दाहिने बाएं।
अब चिल्लाएं, दर्द बचाएं कि पूछें क्या हुआ, मौका नहीं मिलता था। उसके मार के फिर लाकर में लगे गए तो ये भाई साहब साहू जी और सिंह नारायण जी दोनों लोग बैठे थे। तो हम कहोगे किसी केस में, हमें कोई नहीं बैठ गए, ये हमको देख रहे हैं, हम इनको देख रहे हैं, बोल किसी नहीं रहा है। सिट्टी पिट्टी बंद थी, पता नहीं कौन है। उसमें ऐसा था कि कौन आएगा कब मारेगा, कौन आएगा कब पीटेगा, कुछ पता होता नहीं। खैर इन्होंने तो पूछा, हमको याद नहीं है, कुछ पूछा था नाम हमारा, कहाँ से आए कैसे आए, मैं कुछ नहीं बताया। हमको पता नहीं कौन है, क्यों पूछ रहे, अभी पूछे बिके पूछे मार रहे, ये पूछ के मारेंगे। खैर दूसरे दिन उन्होंने चार्टर प्लेन से हमको लेके निकले, बुरखा उखा डाला, तो एकदम हमारी तो पूरा मैं हैंग हो गया था, कहाँ ले जा रहे हैं, कहाँ कैसे जा रहे हैं। फिर सांस चला गया। हमने भोपाल गए, इंदौर गए, कई एयरपोर्ट पर गए हैं वो लोग। हमने सूचना अधिकार के अंदर सारा रिपोर्ट मंगाया है मैंने कि प्लेन किसका था, किराया किसने दिया, मालिक कौन है, कंपनी कौन है, कहाँ कहाँ गए, पैसेंजर के नाम क्या बताओ। तो उसमें हमारा नाम संग्राम सिंह है। तो आप तभी भी सूचना के अधिकार का उपयोग करते थे? हाँ उपयोग करते थे। उसमें हमारा नाम संग्राम सिंह करके लाया है। तो कुलकर्णी जो कोशी भोपाल से लाया है, हमारे साथी में लाए भोपाल उठा करके। इस तरह से करते करते जब प्लेन का किस्सा हो गया तो उन्होंने हमारे एक वेपन केस किया, आर्मी डाला और कोल्हापुर में केस किया। हम चले गए थाना जेल में। तो सूचना के अधिकार में जो जानकारी ली आपने वो है अभी आप? हाँ है अभी, वो चार्टर कोर्ट में कोर्ट में सबमिट है, वो सर के पास भी है। कौन सी कंपनी का था चार्टर प्लेन? इंडिया बुल्स का विमान है और सिंगापुर की कंपनी है। उसमें माहिती अधिकार में सूचना आई कि उसका जो उसमें पार्टनर है, उसमें आश्चर्यजनक बात आई कि शरद पवार की जो बेटी है सुप्रिया सुले उसमें पार्टनर हैं, परमवीर सिंह की पत्नी पार्टनर हैं, और उसमें कई लोग हैं। ये दो तो हमको ध्यान है, ध्यान नहीं कौन से, 2-3 और पार्टनर, उसमें 5 पार्टनर है उसमें। तो समझ में आया कि शरद पवार साहब कितनी क्या गरज थी, हमसे क्या दुश्मनी थी, हम इसे क्या कर दिया हमने। तो भारत सरकार या उसमें कि भारत सरकार हमको चार्टर प्लेन से घुमा रही थी। तब तक मैं उसके पहले कभी प्लेन पे बैठा नहीं था, मैं कभी बैठा था। और खैर आनंद तो बहुत आया घूमने का, लेकिन मार भी बहुत खाया मैंने बाद में। तो आनंद और कष्ट दोनों मिश्रित था उस समय, जाने का आनंद और आने का मार खाने का। बहुत लोग पूछते थे किस्सा, तो गाना गवाते थे, भाषण दो, गीत सुनाओ शिवाजी के बारे में। वो हमारी विचारधारा जानना चाहते थे, वो हमारी शैली जानना चाहते थे। बाद में पता चला हमें, तो हमारा जो नेचर है, नेचुरल है, वो हम बोलते थे। तो बोले कि इतना तो शिवाजी के बारे में इतना जानकारी कैसे है, शिवाजी कैसे जानते हो, संभाजी कैसे जानते हो। उनका पढ़ा है किताब, हूँ महाराष्ट्र में है, क्या पढ़ी है? अच्छा। तो फिर 2-3 पढ़ा, कहाँ ऊपर से मारते थे हाथ से। उनकी पॉलिसी थी डराने का, धमकाने का। कल मतलब कि थाना जेल में हमें जो हम करीब कुल 9 साल थे हम। थाना जेल जब 10 दिन की यात्रा थी, बहुत कष्टदायक थी, वो हमको भूलता नहीं कभी। तारथर रोड का, तलोजा का हम तो भूल गए, लेकिन थाना जेल नहीं भूलता। थाना जेल में हमको डाला था सर्कल में, जो सामान्य कैदी होते हैं, उसमें 350 लोग थे। 150 को बैरक है, 350 लोग बैरक में थे और सामान्य पब्लिक में। वहाँ कई कैदियों ने मारा हमें, सोने के लिए, बैठने के लिए। हमारी थाली गायब हो गई, बिस्तर गायब हो गया, 2 दिन खाने नहीं खाया, कोई पूछने वाला नहीं था। एक दिन सब न्यूज़पेपर में जाता था मालेगांव का, सामने पढ़ते थे, बोलते नहीं हम इसी के सम हैं। तो एक यादव करके था, एक गंगेस्टर था गोरखपुर के, यूपी का, वो बगल बैठा हुआ था, मैं पेपर पढ़ रहा था। तो बोला चल टिकट, बस था भैया, खाया, बैठ गया उधर। तो बगल में एक दरोड़ेखोर था, चोरी को उसमें आया था, वो लेटा था रात में, हमारा हाथ उसका हाथ पड़ गया। रात में 1:30 बजे उठा, हमको लगा मारने, हम डर गए। तो बसी बाथरूम लाइन थे, बाथरूम हुआ करते थे, जाके बैठ के बाथरूम में। वो यादव उठा, मुझे गंगेटर था, उठा, उसको जो चोर था उसको मारा हो, फिर हमको लेके आया, इधर आओ। पता नहीं क्या सोची उसके मन में। तो रात में 2 बजे बैठा, कौन से केस में आया है। तो पहली बार किसी ने जेल में पूछा कौन से केस में आया, क्योंकि हर कैदी पूछता है कौन से केस में आया। तो वहाँ लोग बड़ी बड़ी केस बताते हैं जेल में, अगर छोटी केस बताया तो फिर गनीमत नहीं है, और बड़ी केस बताया, जितनी बड़ी केस है उतना बड़ा सम्मान है जेल में। ऐसा बाद पता चला हमें, नहीं हम पहले बताते थे बम ब्लास्ट केस में है तो हम 3 मर्डर केस में हैं, नहीं बताया तुम लोग। ATS को हमको डराए थे, वहाँ किसी बताना मत, नहीं बहुत मारेंगे लोग। तो उसके बीच उनकी पॉलिसी थी, तब तक पता कि नहीं चलना चाहिए। तो वो मर्डर केस में, कौन से मर्डर केस में, चिंता मत करो, बताओ कहाँ घर है उनका? प्रयागराज। मैं भाई गोरखपुर का हूँ, मैं यादव हूँ, चिंता मत करो। खाना खाया नहीं खाया? मतलब खाना तो नहीं खाया, थाली, हमारी थाली गायब हो गई, बिस्तर ही नहीं कुछ भी।
अच्छा अच्छा अच्छा। हमको लगा है हमदर्दी वाला आदमी है, तो उसको धीरे में पेपर निकाला, सर के नीचे था, पेपर खोला, हमका इनको पहचान रह गया। बोले हाँ ये तो मालिक को हम पकड़े गए हैं। हमका साथ मैं हूँ। हाँ साथ में है। अब 2 बजे रात से लेकर के बंदी खोलने तक वो बंदा बैठा था, उसको नींद नहीं आई कि मालेगांव वाला मेरे बगल लेके आया। उसको पैर खुलते ही लेके आया, हवलदार बुलाया, बोला कि कुछ कान बोला, और दौड़ गया, बुलाया ऑफिसर को, सर्कल ऑफिसर आया और ऑफिसर आया। हमको 8 दिन हो गया था उसमें। फिर हमको लेके गए वहाँ पर ऑफिस में, फिर बैठाए, फिर उन्हें ATS को फ़ोन किया, यहाँ पर किसको डाल दिया, यहाँ पर हमको बताया नहीं वगैरह वगैरह। हमने 10 दिन तक नहाया नहीं, 10 दिन तक समझ करके हाथ नहीं धो पाया, साबुन नहीं थे मेरे पास। खाना मैंने 10 दिन में 3-4 दिन खाया होगा, नींद हुई नहीं, मतलब बहुत बड़ी यातना हुई उसमें। पुनालेकर साहब जी से उनके साथ ही मैं काम करता हूँ, तो और एक बात के बारे में उन्हीं से मुझे पता चला था, जैसे कि आपने सूचना के अधिकार में कुछ जानकारी मंगाई थी एयर ट्रैफिक कंट्रोल से, उसी तरह कलीना के जो फॉरेंसिक लेबोरेटरी है वहाँ से भी आपने कुछ जानकारी मंगाई थी, जिससे आपका जो अरेस्ट का डेट है उससे पहले ही कुछ आपको उठा लिए थे, ब्रेन मैपिंग किया था। 18 नवंबर से 19 नवंबर का, 17-19 नवंबर का है, कालीना का है और बंगलोर का है, नार्को का भी है, ब्रेन मैपिंग का भी है। उसकी पूरी रिपोर्ट मेरे आई है और सूचना अधिकार से रिपोर्ट आई भी हो, है भी हो। बाद में उसको बैन कर दिया, उसको किसी मिली नहीं, शायद मेजर साहब ने मंगाया था, आपको भी सूचना अधिकार से आ गया था। हमने एयर ट्रैफिक का और ये पूरा ब्रेन मैपिंग का या नार्को की सारी डिटेल मंगाई हमने सूचना अधिकारी का, उससे हमारी फाइल लगा हुआ है, कोर्ट फाइल में है, सर की फाइल में है। तो मतलब आपसे आपकी राय पूछ रहा हूँ कि मैंने अभी तो याद नहीं पूरा, लेकिन जहाँ तक मैंने पढ़ा है वो सूचना के अधिकार में आपने जो मंगाया था कि आपकी ब्रेन मैपिंग टेस्ट 11 अक्टूबर 2008 को हुई थी और आपको मालेगांव केस में बंदी बनाया गया अधिकृत रूप से जी 20 तारीख को। तो अगर 20 अक्टूबर 2008 को आप अधिकृत इस केस के आरोपी बनते हैं, 11 तारीख को मतलब 9 दिन पहले ही आपकी ब्रेन मैपिंग जो टेस्ट हुई है उसमें मालेगांव केस के सवाल आपसे पूछे गए, पूरी इंक्वायरी मालेगांव की है। जी जी सही बात है। तो आपको क्या लगता है ये 11 तारीख से 20 तारीख तक जो आप उनकी कस्टडी में रहे, कानून की परिभाषा में उसे किडनैपिंग कह सकते हैं या क्या? जी जी, ये तो इससे समझ में आता, क्योंकि जो प्लानिंग थी साजिश करने की पहले से ही थी, उन्हें हमको इलीगल रखा कि इसको पता ना चले, पूरी जानकारी ले लिया उन्होंने, तब तक उनको समझ में नहीं आया, कुछ निकला नहीं है, फिर भी उन्होंने मालेगांव में अरेस्ट किया मुझे। उनको छोड़ देना चाहिए था, जब कुछ निकला नहीं, कब क्लीन चिट था, नार्को में नहीं आया, कुछ निकला नहीं, किसी को संपर्क नहीं है कोई। चूँकि ATS ने जब चार्जशीट दायर किया तो मैं गांव में था, उस समय उल्लेख किया ATS ने, स्वयं लिखा हुआ है, ATS नहीं लिखा हुआ, मैं गांव में था। और हमारे घर में जो बम पार्टी हुई, किसने किया क्या किया वो बात विषय है, लेकिन जब मैं नहीं हूँ तो उसके पीछे उनको नहीं पकड़ना चाहिए था। और NIA का आरोप पत्र में साबित हो गया, और माननीय न्यायालय के जो अभी जजमेंट ऑर्डर आया है साबित हो गया कि हमारे घर में जो प्लांटिंग हुई, साजिश किया है ATS ने, और उसमें नाम भी है, सब कुछ है। तो ये सब जो जानकारी है उसके आधार पर मैंने सुना याचिका भी की है, पुनालेकर साहब भी वो देख रहे हैं। जी 2012। आशा करते हैं कि अभी इस आरोप से मुक्त होने में 17 साल लगे, आशा करता हूँ कि फिर 17 साल हाईकोर्ट में न लगे और जल्द से जल्द आपको न्याय मिले। नहीं, ऐसा मेरा मानना है कि आपके माध्यम से मैं सरकारों को आग्रह करूंगा कि जल्दी जल्दी माननीय न्यायालय ने जो ऑर्डर दिया है उसमें मेंशन किया है, इसकी इंक्वायरी बैठे, इनकी तपास किया जाए। तो हमें आशा है कि APA बगाड़े को जल्दी से गिरफ्तार किया जाएगा। इसमें जो पॉलिटिकल मूवमेंट है हमारे केस में, ऐसा लगता है, क्योंकि जब नाक दबाएंगे तो मुंह खुलेगा, ATS लोग पकड़े जाएंगे तो वो नाम बताएंगे, तो जल्दी जल्दी इसके साजिश का पर्दाफाश होना चाहिए। और हम लोगों ने 17 साल जेल की जो यात्रा सही है, भरपाई नहीं हो सकती, लेकिन हिंदू समाज ये पूछेगा, ये बार बार पूछेगा और बहुत समय तक याद रहेगा। 17 साल कोई गुनाह न करते हुए भी 17 साल जो टवल किया, और कोई हिंदू न फंसे, ऐसी कोई एजेंसी न बनाए, इसलिए इसकी इंक्वायरी हो, जांच हो और गिरफ्तारी जरूरी है। आशा करेंगे कि वो याचिका जल्द से जल्द सुनवाई के लिए आए और आपको न्याय मिले। और भी एक प्रसंग है जो मतलब ऑन रिकॉर्ड है वो, कि पुलिस का जो आरोप था कि मालेगांव में जो बम फटा वो आपके घर में बनाया गया था,
तो वो थियरी उनकी सिद्ध करने के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया, उसके बारे में जरा जी बताइए। मुझे थाना जेल में भेजने के बाद में 3 नवंबर 2008 को एपी बगाड़े ने सूबेदार पवार जी को फ़ोन किया कि चतुर्वेदी घर की चाबी चाहिए। तो चूँकि चाबी पहले से जमा थी हमारी काला चौकी में, हर समय में वो बगाड़े को पता था, लेकिन वो हमारा घर जानना चाहते थे। घर किसी को पता नहीं था, कैंप में था, देवलाली कैंप में। उसके 10 मिनट बाद फिर वापस फ़ोन आया कि नहीं चाबी नहीं चाहिए। फिर शायद मेजर खांजौड़े साहब ने अपने हाईकमान को फ़ोन किया होगा, ऐसे ही चाबी मांग रहे हैं। तो सूबेदार पवार, एक पवार का सिपाही था और मेजर खांजौड़े ने, ये तीनों हमारे घर पे गए। तो एपी बगाड़े हमारे घर में ताला खोल के या तोड़ के घुसे हुए थे। तो वहाँ इनकी जो वार्तालाप हुई होगी, ये आर्मी इसका कोटा इंक्वायरी में रिकॉर्ड है पूरा, क्या क्या बात हुई, क्योंकि मेजर खांजौड़े का बयान है उसमें कोर्ट में। तो ये मुद्दा उसी जगह बंद हो गया। इन्होंने प्रश्न किया, बगाड़े को बताया होगा। जब कोर्ट ऑफ इंक्वायरी विषय आया, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी विषय में खांजौड़े का और सूबेदार पवार का बयान है कि 3 नवंबर 2008 को एपी बगाड़े ने चतुर्वेदी घर की तलाशी लिया था। अब उस समय में थाना जेल में था, इलीगल झड़ती हुई हमारे घर की, कोई घर का आदमी नहीं था, कुछ चाबी नहीं था, ताला तोड़ करके। वो जो रिकॉर्ड है आर्मी इंक्वायरी कोर्ट का, वो हमारे कोर्ट में आया। फिर बात उठी, सर ने फिर इसका बहस किया कि बाद 2013 में उसी विषय लेकर के उच्च न्यायालय में याचिका दायर हुई कि हमारे घर की इसकी जो झड़ती हुई है इसकी इंक्वायरी करा जाए। मतलब साजिश बहुत पहले से हो रही थी, इस बात पता चलता है। और इस याचिका के माध्यम से या कोर्ट ऑफ इंक्वायरी विषय के माध्यम से आदेश जो प्लांट किया गया था, उसके बारे में कोर्ट में संज्ञान लिया गया, लेकिन किसी ने नहीं सुना। न तो मीडिया ने सुना, ये बात मीडिया में आई थी, न तो कोर्ट ने सुना, संज्ञान लिया। 2016 में एनआईए ने जब आरोप पत्र दिया सप्लीमेंट्री, उसमें उल्लेख कर दिया कि हाँ ये सच है कि एपी बगाड़े ने 2003 नवंबर को झड़ती लिया था। उसमें सच है कि प्लांट किया गया। उसी विषय को माननीय न्यायालय ने मतलब सिक्का लगा दिया अपने जजमेंट में कि साजिश हुई है। इसका मतलब साजिश बहुत पहले से चालू थी। ऐसे उपाध्याय जी ने बताया कि 1 महीने पहले से जो भी इनकी चल रही थी, हमारी गिरफ्तारी के पहले से टारगेट थे। अब हम लोग बलि बकरा बने, पकड़ लिए गए, सामने आ गए, इसलिए हम लोग जेल में चले गए। इनकी प्लानिंग लंबी थी। तो ये बहुत बड़ा जांच का विषय है, क्योंकि अगर हमारा से मानना है कि अगर याचिका हमारी हाई कोर्ट में है, उसको अगर हम आगे ले जाएं तो याचिका के माध्यम से ही उसकी सुनवाई हो जाएगी, उसकी इंक्वायरी हो जाएगी और जो भी इसमें दोषी हैं वो जरूर पकड़े जाएंगे। तो ये कह सकते हैं हम कि क्या इस बात के लिए प्रयास चल रहे हैं कि अगर हिंदुत्व का कार्य कोई करता है तो उसको फंसाने के लिए किसी भी हद तक जाओ, ऐसा खुली छूट दी जाती है शायद, कि ये सब देख के आपका जो भी हाल हुआ, 17 साल न्याय की प्रतीक्षा में रहे, 9 साल जेल में रहे, प्रताड़ना हुई, तो ये सब देख के हिंदुत्व के कार्य में कोई नहीं आना चाहिए। क्या ये उद्देश्य से खुली छूट दी जाती है? क्या पुलिस को ऐसा सवाल मन में आता है? ठीक है, ये बहुत समय से जो विपक्षी हैं तथा कथित कांग्रेस है या जो कम्युनिस्ट हैं, इनका प्रयास है पूरे भारत में सनातन ब्राह्मण, सनातन धर्म, हिंदू, ये जो विषय है इसको कैसे डैमेज किया जाए, कैसे डाउन किया जाए, कैसे श्रद्धा इसके ऊपर उठे, साधु संत महात्माओं को बदनाम किया जाए। ये विषय जो काशी शंकराचार्य में जैन सरस्वती जी महाराज, हम लोग छोटे थे उस समय, उनकी गिरफ्तारी हुई दिवाली में, उसी समय से विषय चालू है गवर्नमेंट से कि साधु संत नेता जो हिंदूवादी हैं, जो समाज में काम करते हैं, और प्लस एक आरएसएस जो कि सबसे बड़ा संगठन है, काम कर रहा है, तो कहीं न कहीं लोग इससे जुड़ाव है किसी न किसी कहीं के माध्यम से, इनको कैसे डैमेज किया जाए। लेकिन इतनी गिरी मानसिकता होगी, इतने लोग गिर जाएंगे, ये इसका अंदाज़ा नहीं था। क्योंकि अभी भी जो पृथ्वीराज चौहान ने बोला है कि सनातनी आतंकवादी, ये समझ के बाहर है। भगवा आतंकवादी बोला, शिंदे जी ने माफ़ी मांगा है, अभी एक इंटरव्यू में उन्होंने बोला गलती से बोल दिया हमने, तो ये समझदारी विषय है, चलो पीछे हट गए, समझ गया उनको। लेकिन ये नया विषय आया, नया क्रांतिकारी में समाज में आ गए। अब सनातनी ये अलग विषय है। तो जब तक इनका हम प्रतिकार नहीं करेंगे उचित तरीके से, मारपीट नहीं, चाहे कोर्ट का मामला हो चाहे लीगली हो, इनको जब तक प्रतिकार नहीं करेंगे, हम प्रतिकार नहीं कर रहे हैं, समाज पूरा चुप बैठा हुआ है। कोई कुछ बोलते, कभी राहुल गांधी बोलते हैं, कभी स्वामी मौर्य बोलता है, कोई कुछ बोलता है,
कभी रामायण में, कभी गीता में, कभी संतों में, सब चुप हैं, कोई नहीं बोल रहा है। इसका मतलब है हम गलत हैं। आप जब तक प्रतिकार नहीं करेंगे, ऐसा मेरा मानना है, और विषय हो सकते हैं, जब तक प्रतिकार नहीं करेंगे आप ऊपर वैचारिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक हमले होते रहेंगे और आगे भी होंगे। एक बार प्रतिकार कर देंगे तो दोबारा आपके हल्ले नहीं होंगे। ऐसे कई प्रमाण है देश में, मैं विषय नहीं लेना चाहता। कई बड़े बड़े दंगे हुए, आज तो वहाँ दंगे नहीं हो रहे हैं, 20 साल हो गए, सब शांत बैठे हैं। कई लोगों को पीट गए, कई जगह लोग आजकल वो नहीं उठ रहे हैं। तो जब तक समाज सोता रहेगा, निष्क्रिय रहेगा, तब तक लोग बोलते रहेंगे और उनको बोलने न कोई आतंकवादी हो जाएगा न कोई है। लेकिन अप्रचार होता है, जो भोला भाला हिंदू है वो उसको समझ नहीं आएगा ना क्या है, क्योंकि हम लोग भूतभोगी हैं। 17 साल से हम आतंकवादी बन के घूम रहे हैं समाज में, कोई बोलने को तैयार नहीं है, कोई मिलने को तैयार नहीं है, कोई लेने को तैयार नहीं है। अभी सबको समझ में आ रहा है अरे तो गलती हुआ था। तो 17 साल गलती किसकी है? तो इसका मतलब है कि हम चुप हैं। चुप नहीं रहना चाहिए, हमको प्रतिकार करना चाहिए। सही बात है। और ये कह सकते हैं कि जो हिंदू विरोधी नैरेटिव वॉर चल रहा है, इसी का ये हिस्सा है कि कभी हिंदुओं को टेररिस्ट कहा जाता है, कभी सनातन को गाली दी जाती है, और समाज ने ये नैरेटिव वॉर जान के जागरूक होना चाहिए। मेजर उपाध्याय साहब से पूछना चाहूँगा कि आप तो आर्मी में रहे हैं, देश की सेवा की है, तो एक खून में ही डिसिप्लिन है या संघर्ष है, खून में ही है। तो जेल में भी आपने आरटीआई का उपयोग करना, अंदर जो भ्रष्टाचार चलता है या जो अधिकारी भ्रष्टाचारी होते हैं, मतलब गलत काम करते हैं, उनको सबक सिखाना, अपने आसपास के कैदियों को मदद करना, ये सब भी आपने बहुत अच्छी तरह से शुरू रखा था। उसके विषय में ज़रा विस्तार से बताएंगे। जेल में रहते हुए मैंने इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से एमबीए किया। वहाँ से मैंने गांधी एंड पीस स्टडीज़ में एमए किया। गांधी और पीस स्टडीज़ में एमए करने का जो दुखद कारण था वो ये था कि किसी भी यूनिवर्सिटी में सावरकर, भगत सिंह, तिलक पढ़ाए नहीं जाते। तो हमें सोचना चाहिए कि हम हर जगह पर गांधी को क्यों पढ़ते हैं। गांधी के बारे में जो एमए में लास्ट पेपर लिखना था, और जब मैं अपना परिचय देने के लिए इग्नू में गया तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट की हालत ख़राब हो गई कि जो जिस पर आदमी पर टेररिस्ट का स्टाम्प लगा हुआ है वो गांधी को कैसे पढ़ रहा है, ये तो जरूर गोडसेवादी होगा। उन्होंने मुझसे पूछा भी, तो मैंने बोला मैं सावरकर की कदर करता हूँ और हमारे वो प्रेरणा स्रोत हैं, गांधी नहीं है। गांधी को मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि सावरकर को ज़्यादा अच्छी तरह से समझ सकूँ। ये व्यक्तिगत रहा। दूसरी चीज़ जो ये रही कि जब मैं येरवड़ा जेल में था तो संजय दत्त मेरे बगल वाले सेल में रहता था, फांसी यार्ड में, और वो रोता रहता था। उसको ये लगता था कि जब मैं रिलीज़ होऊंगा तो मैं क्या करूंगा, कैसे मैं जनता को फेस करूंगा, लोग प्रोटेस्ट करेंगे। मैंने उससे पूछा तुम्हारा बैकग्राउंड, तो फिल्मी बैकग्राउंड के अलावा उसका बैकग्राउंड ये था कि उसने सैनिक स्कूल सनावर में पढ़ाई की थी। विक्रम बत्रा जो शहीद हुए कारगिल युद्ध में, वो उनके साथ वो पढ़ा था। मैंने उसकी देशभक्ति की भावना को देखते हुए मैंने उसे सलाह दी कि जब वो छूटे तो बहुत जल्दी लोग उसका प्रोटेस्ट करेंगे, उसके खिलाफ काले झंडे दिखाएंगे। लेकिन मैंने उसे सलाह दी कि अगर उसमें थोड़ी सी भी गैरत है तो बाहर निकल के वो भारत के ध्वज को, जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, वो हर एक जेल के पास लगा रहता है, तो उसे वो प्रणाम करे। बाहर निकल, उसने मेरी बात मानी, बाहर निकला और उसको सैल्यूट किया। जब पहली बार वो जेल से बाहर निकला था तो पुलिस वाले से हाथ मिलाया और पुलिस वाले को सजा हो गई थी। इस बार प्रोटेस्ट हुए, लेकिन उस दिन के बाद से प्रोटेस्ट उसके खिलाफ नहीं हुए।
लोगों को लगा कि शायद जो उसके बारे में लोग सोच रहे थे वो गलत है। हमसे भी कई बार लोगों ने उसके बारे में बातचीत की है, वो एक अलग विषय है। जेल में रहते हुए मैंने डीजीपी को ये समझाया कि जो सुबह चाय बनती है उतने ही दूध में, उतने ही चाय पत्ती में एक शाम को भी चाय बन सकती है। मैंने उसको एक्सपेरिमेंट करके दिखाया, पायलट प्रोजेक्ट करके दिखाया, और उसके बाद पहले तलोजा जेल में, फिर भारत के सारे जेलों में दोपहर बाद की चाय जो शुरू हुई वो मेरे कारण शुरू हुई। मैंने जेल में रहते हुए डीजीपी को ये कहा कि जो कन्विक्ट होते हैं वो 15 दिन में एक बार उनको मुलाकात होती है, अगर वो अपने परिवार से बात करना चाहते हैं तो 2-4-5 मिनट की इजाज़त दी जाए। तो उन्होंने मुझसे उसका पायलट बनाने के लिए बोला, मैंने बना के दिया कि आप उनका नंबर वेरीफाई कर सकते हैं, उनके नेक्स्ट ऑफ किन का कर सकते हैं, इधर आपको उसको पैसा उसके यहाँ से काट सकते हैं 5 रुपये, 5 मिनट बात करने को दे सकते हैं। उसने इसका एक्सपेरिमेंट किया पहले येरवडा जेल में, और उसके बाद जितने कन्विक्ट जहाँ रहते हैं उन जेलों में ये सुविधा दी गई। तीसरा, मैंने मेनू के बारे में उससे बात की तो कहीं कहीं मेनू चेंज हुआ। ये जेल में सुधार, जेल में जब हम पहुँचे तो सनातन संस्था के लोग आरती किया करते थे। मैं जिन जिन जेलों में गया उन जेलों में मैंने आरती उसी तर्ज पर शाम को करवाई। जो औदुंबर के वृक्ष थे वहाँ पर मैंने लोगों को श्रद्धा जागरण करवाया कि आप अगर प्रणाम करके जाओ, यहाँ जल दे के जाओ तो आपका बेल जल्दी हो जाएगा, निकल जाएगा। और उनकी वो सहायता करने के लिए मैंने बहुत सारे पिटीशंस लिख के दिए। चूँकि मेरी अंग्रेज़ी थोड़ी सी अच्छी है तो इसलिए उनका असर कोर्ट में पड़ा। बहुत सारे लोगों को जो पिटीशंस हमने लिख के दिए उस पर उनको सक्सेस मिला। आरटीआई में मैंने 2000 से ज़्यादा एप्लीकेशंस डाली और बॉम्ब ब्लास्ट से संबंधित, एफएसएल से संबंधित, सीबीआई से संबंधित, उनके वकीलों से संबंधित, किसको कितनी पगार मिलती है और इस एसपीपी का सिलेक्शन किस बिना पर होता है और उनका क्या क्राइटेरिया है वगैरह वगैरह, जो भ्रष्टाचार शासन प्रशासन के द्वारा होता है, वो सारे काम मैंने तहकीकात किया। जाहिर था कि जब मैं इन सब चीज़ों को कर रहा था तो शासन दुखी था। मैंने जो जेल तो भ्रष्टाचार का अड्डा है, पहले मैं समझता था कि वो तलाठी के यहाँ भ्रष्टाचार ज़्यादा होता है, पुलिस में, ट्रैफिक पुलिस में भ्रष्टाचार ज़्यादा होता है। जेल में जाने के बाद मुझे पता चला कि जेल तो नरक तो है ही, लेकिन भ्रष्टाचार में अव्वल है, सबसे आगे है फर्स्ट भ्रष्टाचार में। तो भ्रष्टाचार पैसे का तो है ही, लेकिन अन्य तरह के भ्रष्टाचार है। मैं 2 भ्रष्टाचार के उदाहरण दूंगा। मैंने 5 जेलर सस्पेंड करवाए हैं, 2 इंस्पेक्टर सस्पेंड करवाए हैं, कोर्ट के 2 स्टाफ भी सस्पेंड करवाए हैं। वो अलग अलग कारण है। मैं सिर्फ 2 कारण दूंगा जेल के भ्रष्टाचार के बारे में। मेरी मुलाकात आई थी, तो मुलाकात में क्या करते थे कि मेरा परिवार 11-12 बजे आता था ऊँटना से चल के, और तलोजा में धूप में सारे दिन खड़ा रहता था। उसका नाम नोट करते थे 2:30-3 बजे, और शाम को 5 बजे 5:30 बजे बुलाते थे, उनको तंग करते थे। मैंने आरटीआई में ये पूछा कि इसकी जो मुलाकात करने आते हैं उनके बैठने की, उनके छायादार होने की क्या व्यवस्था है, उनके पानी की क्या व्यवस्था है। तो हम लोगों के निकलने के बाद इन सब की व्यवस्था भी हुई, लेकिन उस समय वो लोग हमको तंग करते थे। एक बार मैं मुलाकात से जब बाहर आ रहा था तो मैंने एक महिला को जो मुलाकात करने आई थी उसको रोते हुए सुना, वो अपने पति से कुछ कह रही थी। मेरी चूँकि पढ़ाई बंगाल में भी हुई है, मैंने हायर सेकेंडरी बंगाल से की है, इसलिए बंगला भाषा मुझे आती है। तो वो रो कर कह रही थी कि जेलर मुझे बुला रहा है अपने बिस्तर पर, और अगर मैं नहीं गई तो तुम्हें तंग करेगा। ये जो बांग्लादेशी था या बंगाली था मुझे मालूम नहीं, ये उसको कह रहा था कि मुझे तो वो रोज़ पीटता है, अगर इससे आराम मिल सकता है तो तू देख ले। वो ये बातचीत चल रही थी।
बातचीत चल रही थी तो मैं बाहर निकला, दूसरा जो बांग्लादेशी उधर खड़ा था, तो मैंने उससे पूछा कि ये क्या हो रहा है, तुम्हें पता है कि क्या हो रहा है? तो उसने कहा कि हमारी पत्नियों को तंग किया जा रहा है, तो कि तुम आओ हमारे साथ सो, और नहीं तो हम यहाँ पर मारपीट करेंगे, नालबंदी करेंगे। मुझे बहुत शौक लगा कि वर्दी में वर्दीधारी आदमी ऐसे कैसे कर सकता है। सीनियर जेलर से मैंने मुलाकात मांगी, सीनियर जेलर का दफ्तर में गया, मैंने उसे ये घटना सुनाई जो आपको सुना रहा हूँ, और मैंने उसे शिकायत की। उसने कहा मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, आपको कहना है तो सुप्रिटेंडेंट से कहिए। मैंने सुप्रिटेंडेंट से कहा, सुप्रिटेंडेंट ने मुझे जवाब दिया कि जेल तो अधिकारियों की वजह से चलता है, वो जेलर पर कोई एक्शन नहीं ले सकता। मैंने अपने यार्ड के जेलर को कहा कि मैं उस जेलर से मिलना चाहता हूँ। मुलाकात हुई, मैंने जेलर से उसे कहा कि ये जो आप कर रहे हैं ये गलत है, इमोरल है, आपकी ड्यूटी में नहीं है, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए, कर क्यों रहे हैं? उसने मुझ पर रोक झाड़ने की कोशिश की। उन्हीं दिनों मालेगांव अबू सलेम के केस में एक और आरोपी था। उसकी जो छोटी बेगम थी वो उसके पुत्री के बराबर की उम्र की थी। 2 जेलर्स ने उसको अप्रोच किया और इसी तरह का प्रस्ताव उसके साथ रखा। वो सिद्दीकी बहुत ही तैश में आ गया और गाली देता हुआ जब आ रहा था तो उसने मुझे देखा, किसी ने बताया कि आप मेजर साहब को बताओ, वो करेगा। मैंने उससे पूरी कहानी सुनी और मैंने कहा ठीक है, मैं देखता हूँ क्या करता हूँ। जब डीआईजी साहब आए तो डीआईजी साहब के सामने मैंने ये दोनों बातें बताई। डीआईजी साहब ने मुझे ऑफिस में अपने बुलाया, सुप्रिटेंडेंट के ऑफिस में बुलाया, और जब मैंने बातें 2 कह चुका तो उन्होंने कहा कि आपके पास इसका क्या सबूत है? तो मैंने कहा पहला सबूत तो यह है कि उसकी बेगम यहीं रहती है, नज़दीक रहती है, उसको बुलाया जा सकता है। उसे बुलाया गया, वो घबराता हुआ आया और वहाँ से फ़ोन हुआ, उसकी बेगम को बुलाया गया। उसकी बेगम ने डीआईजी को बताया कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हो रहा है, और जो मैंने बांग्लादेशियों के बारे में बताया था वो भी कि इस यार्ड में ऐसे ऐसे भी होता है। दोनों चीज़ें बताई। उसकी बेगम आई, उसे भेजा गया, एफआईआर दर्ज हुआ, और उस एफआईआर के दर्ज होने के बाद 2 जेलर सस्पेंड हुए। बढ़िया। यहाँ पर तलोजा जेल में। ऐसी ही जो भ्रष्टाचार की घटनाएं थी, अबू सलेम का बर्थडे मनाना या इसमें मोबाइल ला के देना, तो मैंने इन घटनाओं पर रोक लगवाई। समीर जी की कहानी जो है वो अबू सलेम की, वो दूसरे परिप्रेक्ष्य में है, मेरी दूसरे परिप्रेक्ष्य में है। तीसरा जो था वो एक डॉन, मैं जेल में घुस रहा था कोर्ट अटेंड करके। मैं आगे निकला और ये कहते हैं उस डॉन को, वो पीछे पीछे उसकी गाड़ी आई और उसकी झड़ती हुई और वो अंदर घुसा, और एक पुलिस वाले ने उसे एक पैकेट पकड़ाया। झड़ती हुई के पास से कुछ नहीं मिला। जो पुलिस वाला उसका एस्कॉर्ट था उसने उसे एक पैकेट पकड़ाया। मैं बाहर खड़ा था, कांपने लगा। उसने बोला मेजर साहब किसी से बोलना नहीं कि मैं गांजा मुझे दिया गया। मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने रिपोर्ट की। जेलर सस्पेंड हुआ, इंस्पेक्टर सस्पेंड हुआ। तो ऐसे कई सारे छोटे मोटे किस्से जो डिसिप्लिन से संबंध रखते थे और भ्रष्टाचार से संबंधित रखते थे, जेल में इसमें नारकोटिक्स का आना या भ्रष्टाचार होना, किसी की महिला जो मिलने के लिए आ रही है, मुलाकात के लिए आ रही है, उसके साथ इमोरल एक्ट करना, तो इन सब
कामों पर रोक लगाने की मैंने कोशिश की। जाहिर था कि लोग मुझसे नाराज रहते थे भी, और इसका असर ये पड़ा कि व्यक्तिगत रूप से हम जब बाहर जाते थे तो हमारे कागज़ फाड़ दिए जाते थे, हमको कुछ लेने नहीं दिया जाता था, हमको कलम अलाउड नहीं था, हमको कागज़ लेके जाना अलाउड नहीं था, हम कोई दस्तखत करके हम कोई पिटीशन नहीं लेके जा सकते थे। बाकियों का नहीं मालूम, लेकिन मेरा और समीर के साथ हमेशा यही होता था कि हम लोग कोई पिटीशन नहीं लेके जा सकते थे। हमें संतोष इस बात का था कि तुम कागज़ ले सकते हो, हमारे दिमाग तो नहीं ले सकते, हम वहाँ जाके दोबारा लिख लेंगे। और हम लोगों ने ऐसे बहुत सारे पिटीशन लिखे जो कोर्ट में जाकर लिखे। आरटीआई मैंने बहुत सारे भेजे, मैंने बताया। जब मैंने देखने लगा कि मेरा जो कई सारा जो पत्र आता है वो सीनियर जेलर तलुजा जेल का फाड़ दिया करता था। मुझे जब उसके उत्तर महीने डेढ़ महीने में नहीं आते थे तो मैं उसकी अपील करता था। तो मैंने धीरे धीरे ये समझा कि अपील का उत्तर आता है तो ये फाड़ दिया करता है। तो मैं अपील का उत्तर घर पे मंगाने लगा अपने रेजिडेंस पे। तो मुझे पता चला कि कौन कौन से पत्र इसने गायब किए हैं। तो बहुत सारे चूँकि रजिस्टर्ड से कागज आते थे तो मैंने आरटीआई से वो भी निकाला। मैंने एप्लीकेशन दिया, मैं येरवड़ा जेल में गया। येरवड़ा जेल में जाकर मैंने 2 काम किए आरटीआई से संबंधित। डे 1 से जब से चार्जशीट मिली थी तब से मुझे जानकारी थी कि यूएपीए हम पर नहीं लगता है, लेकिन हमारे पास कोई सबूत नहीं था। मैंने अपने वकीलों से बात की तो ज़्यादातर वकीलों का मत था कि ये कोई नई बात नहीं है, जब ट्रायल होता है तो टूट जाता है, जब वर्डिक्ट आती है तो उसमें से ये चीज़ निकल जाती है। तो वकील साहब लोग चूँकि न्यायालय में सारे दिन रहते हैं तो उनको ज़्यादा जानकारी है, लेकिन मेरे जैसे आम मानुष के लिए यूएपीए हमारे ऊपर लगा हुआ है और उसकी वजह से टेरर का केस है, तो ये मुझे बहुत खलता था। तो मैं येरवड़ा मैंने ट्रांसफ़र लिया और येरवड़ा से मैंने डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन से पूछा कि इस केस की फाइल आपके पास आई है क्या? उसका जवाब था कि नहीं आई। इसके बारे में आपने कोई ओपिनियन दिया है क्या? तो उसने कहा फाइल ही नहीं आई तो ओपिनियन क्या दूं? उसके बाद मैंने गृह मंत्रालय से पूछा, फाइल आने के बाद, रिकमेंडेशन रिसीव होने के बाद आपने कोई सैंक्शन दिया क्या? जाहिर है कि उनका जवाब गोलमाल था। फिर मैंने केंद्रीय गृह सचिव से, गृह मंत्रालय से मैंने स्पेसिफिक इस केस में आपने कोई सैंक्शन दिया क्या? उनका जवाब आया कि हमारे पास कोई फाइल नहीं आई, हमने कोई सैंक्शन नहीं। हमारी विजय उस दिन तय हो गई। जब कागजात वगैरह सब मैं इकट्ठा कर चुका है जो मुझे केस के लिए लगता था, और भी कागजात इकट्ठा किए। कागजात इकट्ठा करने के बाद मैंने येरवड़ा जेल से फिर ट्रांसफ़र लिया। येरवड़ा जेल मुझसे बहुत त्रस्त था क्योंकि उनका उधर का भ्रष्टाचार, उधर के गांधी यार्ड में सारी हिंसा होती थी, लोगों की नालबंदी की जाती थी गांधी यार्ड में। तो मैंने उनसे जो गलत जानकारियां देते थे वो सब मैंने वहाँ पूछने का कोशिश किया। और विनोद देखिए, हम भी येरवड़ा जेल में रहे हैं, बाकी सब यार्ड में उन्होंने सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं, लेकिन जहाँ कैदियों को मारना होता है वहाँ सीसीटीवी नहीं रखते, इसलिए गांधी यार्ड में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाए, तो जिस कैदी को मारना है वहाँ लेके जाते हैं। तो ये गांधी जी का गौरव हम बोल सकते हैं। मैं उस स्टेट में, चूँकि मैं गांधी पढ़ रहा था, गांधी पर एमए कर रहा था, तो इसलिए मैंने, जो गांधी के ऊपर कहानी चलती है कि अंबेडकर गांधी पैक्ट येरवड़ा जेल में हुआ, तो मैंने उसकी कॉपी एक मांगी आरटीआई में। 2, कोई भी कागज़ जब साइन होता है तो उसमें काउंटर साइन होता है जेलर का, तो मैंने वो कॉपी मांगी। वो हमको बताते थे इस पेड़ के नीचे बैठ के किया, इधर किया, उधर किया। तो मैंने बोला अम्बेडकर साहब जब आते थे तो गेट में एंट्री होती होगी, तो कितने आदमी गांधी से मिलने के लिए आए यहाँ पर, उसकी एंट्री दो, एंट्री का रजिस्टर मुझे फोटोस्टेट कॉपी दो। आपको जान के आश्चर्य होगा कि, या नहीं भी होगा, कि ऐसा कोई कागज़ येरवड़ा जेल में मौजूद नहीं है। इसलिए मौजूद नहीं है क्योंकि गांधी जी तो आगा खान पैलेस में रहते थे अपनी पत्नी के साथ और सचिव के साथ।
येरवड़ा जेल में कहा जाता है कि 153 के अंदर उनको सजा हुई थी 3 साल, और रिग्रेस ये हुआ था तो यहाँ पर एंट्री हुई, रखा गया उधर। तो जाहिर है कि इनके पास कोई कागजात नहीं थे, और पूरी कहानी जो येरवड़ा जेल में ये हुआ ये सब फर्जी है और झूठ है, और भ्रम फैलाया हुआ है कांग्रेसियों का और कम्युनिस्टों का। वहाँ से आने के बाद मैंने ये लड़ाई लड़ी। उसके बाद जितने ब्लास्ट हुए हैं उसमें कौन कौन सा टाइप का आरडीएक्स यूज हुआ है, इसका मैंने एफएसएल से मंगाया। मैंने वहाँ पर वो मुझे प्राप्त हुआ, तो अब वो विषय नहीं आया हमारे कोर्ट में, नहीं तो हमारे पास उसका भी डॉक्यूमेंट मौजूद था। उसके अलावा जो हमारा केस चूँकि डिले हो रहा था, और हमारा केस डिले होने का एक मेव अगर कोई व्यक्ति जिम्मेवार है तो वो सरकारी वकील जिम्मेवार है, क्योंकि सरकारी वकील इस केस को चलाना ही नहीं चाहता था। वो बारंबार जब समीर कुलकर्णी हाईकोर्ट में गए और सब जगह से उनको जूते पड़ने लगे, तब उन्होंने केस चालू किया, और केस जितना डिले कर सकते थे उतना डिले किया। एक आदमी का स्टेटमेंट पढ़ते थे और उसके बाद उनका काम खत्म हो जाता था, 5 मिनट 10 मिनट में स्टेटमेंट पढ़ते थे अगले दिन। तो ये जो अवैध तरीके से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके और पैसा कमाने का और लूटने का जो उनका तंत्र चल रहा था, उसको मुझे एक्सपोज करना था। तो मैंने आरटीआई में वो उनको कितने पैसे दिए जाते हैं, किस किस को उसको सरकारी वकील बना रखा है, और आपस में क्या संबंध है, ये सब आरटीआई में मैंने जानकारी प्राप्त की। और वो जानकारी प्राप्त करने के बाद मैंने रसाल साहब को एक दिन दिखा दिया कि ये मेरे पास मौजूद है, आपकी मर्जी है, आप कैसा व्यवहार कर चाहते हो, क्योंकि मुझे कोर्ट में कहने में या किसी भी फोरम पे कहने में कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने पूछा क्या चाहते हो, मैंने बोला चाहता ये हूँ कि कोर्ट जो हमारा मुकदमा जल्दी खत्म, ये प्राइमरी कंसर्न है। इसका काम चालू हुआ, फिर भी बहुत सारा लेट हुआ, लेकिन 17 सालों बाद हम लोगों को न्याय मिला। हमें जिस स्थिति में भी हम लोग रहे, उस स्थिति में देश की सेवा करने का, और जो भ्रष्टाचार चल रहा था या जो तंत्र हम दुरुपयोग करके और दूसरों को सताता था, उन सब को एक्सपोज करने का हमको मौका मिला। ये एक उसका एक अलग पहलू है कि विपरीत परिस्थितियों में रहते हुए भी हम राष्ट्र सेवा को नहीं भूले, और न्याय की लड़ाई के लिए जो भी आवश्यक कागजात थे वो हमने वैधानिक रूप से प्राप्त किए, लोगों की सहायता की, और अपना भी एजुकेशन का स्टैंडर्ड बढ़ाया। आप लोगों को मैं एक बताना चाहता हूँ कि मेरी उम्र 74 साल है, और मुझे पढ़ाई करके कोई नौकरी नहीं करनी थी, लेकिन हमारे समय का सदुपयोग होता रहे इसके लिए मैंने पढ़ाई की। और उसके लिए जो मेरे प्रेरणा स्रोत बने वहाँ पर, वो मेरे मित्र, आजकल मित्र कह सकता हूँ, पहले तो जान पहचान भी नहीं थी, देखा भी नहीं था, श्री राकेश धावड़े। धन्यवाद। सही मायने में सर हम सभी के लिए ये बातें प्रेरणादायी है कि इतनी विपरीत परिस्थिति में भी आपने अपना मनोबल टिका के रखा और खुद के लिए और सभी के लिए कार्य किया। बहुत मतलब ऋणी है हम आप सब आपके। राकेश जी, अंत में आपके पास आते हैं, हम साथ में रहे हैं। आप रिस्टोरेशन, कंजर्वेशन जो रहता है, पुरातन वस्तु शस्त्र, इन सब के तज्ञ है। जहाँ तक मुझे मालूम है पूरे भारत में कुछ 2-4 ही लोग ऐसे हैं तज्ञ, उनमें से एक आप है। तो एक ऐसा इतना एक प्रतिष्ठित आदमी, इतना बड़ा तज्ञ, और दूसरी तरफ आपके ऊपर आरोप है आतंकवाद का, तो क्या हुई थी मन की स्थिति? और 9 साल आपने जेल में काटे, तो क्या जैसे मेजर साहब तो आपको आदर्श मानते हैं, तो 9 साल में कैसे आपने वो सब समय का सदुपयोग और क्या किया? नमस्कार। ये मेजर साहब का बड़प्पन है, वो मेरे पिता समान है। एक बच्चे को आदर्श कहना ये उनकी बड़प्पन है। मैं छोटा बच्चा हूँ उनके। ऑल ऑफ द सडन, अचानक पूरी जिंदगी को
एक भरा हुआ बर्तन को खाली करते हैं, ऐसा लाइफ हो गई। घर, परिवार, समाज, राष्ट्र, विषय सब अच्छा चल रहा था। दिवाली के दिन रात को 1:30 बजे मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। भाऊबीज थी उस दिन। उस दिन हमें दबोच लिया गया गैर कानूनी तरीके से और जिंदगी चेंज हो गई। जलील करना, मारना, टॉर्चर करना और सब अमानवीय कृत्य हमारे साथ किए गए। इससे जब हम न्यायालयीन कस्टडी में आए तो पहले 2-4 महीने इन सबको देखते रहे। सिर्फ जगदीश जी जो हमारे मित्र पूर्व परिचित थे। जी, पूर्व परिचित और पुरोहित, इनके अलावा ये सब चेहरे नए थे। इनको कस्टडी में देखा हमने, पर पहचान ही नहीं थी। सब परेशान थे, प्रताड़ित थे, दुखी थे। वहाँ बात करने का कोई सवाल ही नहीं आता। रात के लगभग 12 बजे हम शायद नासिक जेल में हमें भेजा गया। रात के 12 ही बज गए होंगे ना। और वो कैदी कपड़े पहन के हम चले, तब एक ही यूनिफॉर्म में आए। तब ऐसा लगा कि बस हमारी ये अभी ज़िंदगी हमारी यही है। तब हम एक यूनिफॉर्म में रहे तो एक अटैचमेंट शुरू हो गई वहाँ से। टोपी पहने थे। उसके बाद फिर पहचान होती गई, कौन क्या है, कौन क्या है। ऐसे हमने पहले दिन सब ने तय किया कि हम केस के बारे में एक दूसरे के साथ ना पूछेंगे ना बताएंगे, क्योंकि उसका कोई पॉइंट नहीं है। हम जानते ही नहीं है एक दूसरे को, तो अब जान के क्या करेंगे। हम जिंदगी जिएंगे वहाँ पर, आसान करेंगे, एक दूसरे को मदद करेंगे, क्योंकि वही विश्व था। बस 4 दीवारों के बीच छोटी सी जिंदगी हो गई अभी वो दीवारों के सलाखों के पीछे। तो जैसे जैसे 2-4 महीने तो कुछ काम नहीं कर सकते थे। वो इतना सब छिला हुआ था, शरीर टूटा फूटा था, मन उससे ज़्यादा टूटा था। क्योंकि अचानक आप रुई से कंकर में डाल दिए जाओगे तो कैसे होगा। तो ऐसी स्थिति मन की हो गई थी। शरीर तो घाव भर रहे थे दिन ब दिन, थोड़े थोड़े, क्योंकि जेल प्रशासन ने 2-3 महीने दवा नहीं दी, क्योंकि वो रिकॉर्ड पर आता कि टॉर्चर हुआ है, इसलिए दवाई नहीं दी। 2-4 महीने के बाद हम आध्यात्मिक दृष्टि से अपने आप को पूछने लगे कि ये आपके साथ क्यों हुआ। कुछ तो वजह होगी। तो अंतरात्मा ये कहती थी कुछ तो वजह है, भगवान से पूछो। भगवान से पूछा तो वजह ढूंढने के लिए बताया गया कि आप ढूंढो वजह। आप भोग रहे हो तो भोग तो कर्म के ही भोग होते हैं। तो कर्म तो हमने नहीं किया था। जिस कर्म के लिए हमें जेल के अंदर भेजा गया था वो तो कर्म नहीं किया था, वो बम ब्लास्ट वगैरह कुछ। तो क्या हो सकता है। तो फिर हम याद करने लगे तो हमें ऐसा महसूस होने लगा कि मेरी ज़िंदगी में पर्सनल ज़िंदगी के अलावा एक विश्व है मैंने छोटा बनाया हुआ। भारतीय पारंपरिक शस्त्रास्त्र और सभी प्रकार के युद्ध साहित्य, ये मेरा एक छोटा विश्व है। मैं उसी में जीता हूँ। उसके अलावा मेरे लिए ये बाहर का समाज, ये विश्व नहीं है। तो सोचने सोचने के बाद मुझे याद आया कि मैं जब सुबह की या शाम की पूजा अर्चना करता था, उन दिनों में लगभग साल भर मैं परमेश्वर को, भगवान को ये मांगता था कि मुझे अब इस सब में
घर संसार में भी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। मुझे 2 वक्त का खाना, एक छत और रहने के लिए सुरक्षित जगह चाहिए, ताकि मैं अपना रिसर्च का काम, लिखने का काम शुरू करूं। उन दिनों में पंडित महादेव शास्त्री जी जोशी, इनका भारतीय संस्कृति कोश में पढ़ रहा था, और उनके सुपुत्र डॉक्टर अशोक जी जोशी, इन्होंने मुझे इंस्पायर किया था कि राकेश, एक दिन उन्होंने बुलाया, वो मेरे बहुत ही परम मित्र, मेरे बिल्कुल भैया जैसे, श्री राहुल जी जोशी, इनके पिताजी, उन्होंने बुलाया और बोला बैठो, क्या करते हो? मैं बोला ये ऐसे भारतीय शस्त्र पर रिसर्च करता हूँ। उन्होंने पूछा कि कहाँ है तुम्हारा रिसर्च, बताओ। मैं बोला वो शॉर्ट नोट्स निकाल के रखा है, बताओ। बताई। वो बोले ये नहीं है, ये रिसर्च नहीं है, रिसर्च ऐसे नहीं होता है। फिर छोटे बच्चे को हाथ को पकड़ के जैसे लिखा जाता है, ऐसे उन्होंने मुझको लेखन कला दी। वो मेरे लेखन के वो गुरु है डॉक्टर अशोक जी जोशी, जिन्होंने कृषि ज्ञान कोश लिखे, 8 कोश लिखे। उन दिनों में, मतलब ये हादसा होने के 6 महीने पहले, अशोक काका जी ने हमें लेखन कैसे करना चाहिए उसका सबक दिखाया था। और तब से मैं भगवान को मांग रहा था कि यही मेरा जीवन का उद्देश्य है, इसीलिए ये ईश्वर दत्त विषय है, इसके लिए मेरा जन्म हुआ है, तो मैं अब लिखना चाहता हूँ। अब मुझे 2 वक्त का खाना, एक आवास और कपड़ा, इतना चाहिए। भगवान ने सुन ली और मुझे भेज दिया उधर। थोड़ा सा ये परिस्थिति वश मैंने ऐसे सोच लिया, क्योंकि जीना है, हम पराधीनता वाली मानसिकता रखते नहीं। परिस्थिति वश हमने अपने मन को समझा लिया था कि परिस्थिति विकट है, तो अब हमें जीना है, तो एक वजह ढूंढ लो। वो वजह मैंने कारागृह में ऐसी ढूंढ ली कि मुझे ये सब्जेक्ट को कंप्लीट करने के लिए परमेश्वर ने, भगवान ने कारागृह में भेज दिया है। अब वजह मिल गई, अब जीने की कथा शुरू हो गई। मैंने सम्माननीय न्यायाधीश महोदय को अर्जी दी कि मुझे ये रिसर्च करना है, तो मुझे लेखन सामग्री और रेफरेंस बुक्स की परमिशन दे दी जाए। उन्होंने देखा तो पहले तो उन्होंने मना किया कि ये कैसे, ये सब्जेक्ट भारतीय शस्त्र अस्त्र, इसका कैसे रिसर्च करोगे। तब मैंने पहले जो रिसर्च किया था उनके सामने रखा गया, तब उन्होंने आनंद से मुझे परमिशन दी। परमिशन मेरे पास है। अब मुझे लेखन सामग्री मिलने लगी, रेफरेंस बुक्स मिलने लगे, वो मैंने अपना काम चालू किया। बाद में मुझे टेबल कुर्सी का भी ऑर्डर मिला, मैं लिखता गया। इस 10 साल 10 दिन में मैंने कारागृह में 25,000 पेजेस, 36,000 शॉर्ट नोट्स और लगभग 8,900 ड्राइंग, जो आज तक भारतीय शस्त्र अस्त्र और युद्ध सामग्री के बारे में आज तक प्रकाशित नहीं हुई है, ऐसी ड्राइंग्स बनाए। बाप रे। इतना सब काम इन दिनों में 10 साल 10 दिन में ये मैंने इस वास्तव में किया। अंत में समीर जी से सवाल है कि कुछ साल पहले मैंने एक फिल्म देखी, रॉकेटरी करके। एक साइंटिस्ट थे नंबी नारायण करके, उन्हें ऐसे झूठे केस में फंसाया गया और उनका व्यक्तिगत तो नुकसान बहुत हुआ, लेकिन उनको ऐसे केस में फंसाने के कारण रॉकेट साइंस में हमारा पूरा देश 17 साल पीछे गया। तो उनको भी इस तरह से झूठे केस में फंसाया गया था। उनका व्यक्तिगत नुकसान हुआ ही, लेकिन देश का इतना बड़ा नुकसान हुआ, तो वो जिस ऑफिसर के कारण हुआ वो सिर्फ सस्पेंड हुआ। तो देश का इतना बड़ा नुकसान करने वाला ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर अगर सिर्फ सस्पेंड होता है, तो यहाँ तो व्यक्तिगत नुकसान हुआ है, देश का कुछ नुकसान हुआ नहीं है उनकी ओर से देखा जाए तो
तो मेरा सवाल है समीर जी से क्या कि आपको इस तरह से आतंकवाद के केस में फंसाने वाला, प्रताड़ित करने वाले जो भी अधिकारी थे, तो क्या आज आप उनको क्षमा करते हैं या उनको सजा मिलने के बाद ही असली न्याय होगा? क्या भावना है आपकी? हम जब सामाजिक जीवन जीते हैं तो अपशब्द भी अपने मुंह से नहीं निकलते हैं। संगठनात्मक काम करता है, धर्म रक्षा का अपना कर्तव्य निभाते हैं, तो ये मानवीय जीवन में कभी सोचा भी नहीं था कि हमारी देश की जो कानून के रखवाले हैं इतना दुरुपयोग करेंगे। ईच एंड एवरी आरोपी को निर्वस्त्र कर 24 घंटे में से 20-20 घंटा पीटते थे। जब राकेश धावड़े 4 पुलिस ऑफिसर लेके जाते थे तो पूरा पैर से खून निकलता था, बेहोश होने तक मारते थे। केवल हम नहीं कह रहे ये बात, तो ऑन ड्यूटी आर्मी ऑफिसर के भी कनपट्टी के ऊपर बंदूक रखकर उससे झूठे स्टेटमेंट लिखवाने के लिए मजबूर किया गया। जब ऑन ड्यूटी आर्मी ऑफिसर स्पेशल एनआई कोर्ट में साक्ष्य रिकॉर्ड करने के लिए आया, तब उसने कहा कि आज भी मुझे मुंबई एटीएस वालों का डर लगता है। दिलीप पाटीदार करके एक इंदौर का बंदा था, उसको उठा के लेके गए, आज तक वो जिंदा नहीं लौटा। तो ये जो दुराचरण है, जिन्होंने अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल किया, तो इसको कैसे हम भूल सकते हैं? तो हमने आज भी बहुत बार अनशन किया और याचिका दाखिल किया। कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट में इलीगल डिटेंशन की बात साबित करने में हम यशस्वी हुए। पहली बार सम्माननीय विशेष न्यायाधीश महोदय श्री वाईडी शिंदे साहब ने कहा अभियोजन पक्ष को कि एक आरोपी झूठ बोलेगा, 2 आरोपी झूठ बोलेंगे, सभी के सभी झूठ क्यों बोलेंगे? महाराष्ट्र के इतिहास में एमसीओसी में किसी को पुलिस कस्टडी नहीं दिया, यह पहला एकमात्र केस था। सम्माननीय विशेष न्यायाधीश महोदय जी ने यह मान लिया कि आरोपी सही बोल रहे, सच बोल रहे, पुलिस कस्टडी नहीं दिया। लेकिन हम भारतीयों का दुर्भाग्य कि आज तक उनको कोई उनके ऊपर लीगल एक्शन नहीं लिया गया। ट्रायल के वक्त माननीय न्यायाधीश महोदय टेकाड़े साहब ने पॉइंट आउट कर लिया, चार्जशीट के अंदर एक्सेप्ट कर लिया कि इन लोगों ने मारा पिटा किया, उचित वक्त के ऊपर उनको कार्रवाई करेंगे करके। लेकिन इस क्षण तक ऐसा नहीं हुआ। आज भी शेखर बगाड़े पुलिस की वर्दी पहनकर इस महाराष्ट्र में कितनी जातियां करता होगा मुझे नहीं पता। अरुण खानविलकर ये रिश्वत लेके पकड़ा गया। परमवीर सिंह का क्या हश्र हुआ हम सब महाराष्ट्र की जनता जानते हैं। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि स्वतंत्र भारत में इस कानून के देश के अंदर जो कानून का रखवाला है वो इसी इतनी निर्दयता से, उसी प्रतिष्ठित भारतीय नागरिकता से कैसा दुर्व्यवहार कैसा कर सकता है, कैसे उसकी जान ले सकता है, कैसे परिवार को प्रताड़ित कर सकता है, ये हमारे लिए आश्चर्य की बात है। सम्माननीय उच्च न्यायालय में आज भी हमारी याचिका प्रलंबित है और हम आखिरी सांसों तक जिन्होंने हमारे साथ, हमारे परम पवित्र सनातन हिंदू धर्म के साथ हमारा आस्था का और श्रद्धा का जो सर्वोच्च प्रतीक है उसको बदनाम करने का जो दुस्साहस किया है परम पवित्र भगवा ध्वज को, तो कानून के दायरे के अंदर हम अवश्य लड़ाई लड़ेंगे। और जब जब हमने कंप्लेंट्स किया, याचिका किया, तो इस परंपरा को खंडित करने में हम यशस्वी हुए। हमारे मुकदमे के बाद में मुंबई पुलिस के जो भ्रष्ट पुलिस अधिकारी थे, जो कानून का दुरुपयोग करने के लिए जाने जाते थे, तो उनका सातत्य नहीं बना। तो इतना हमें थोड़ा सा एक विश्वास था कि चलो हमें न्याय कब मिलेगा पता नहीं, लेकिन आइंदा कभी इस मुंबई के अंदर ऐसा जो भारतीय नागरिक है उसके साथ ऐसी जातियां नहीं होगी। सही है। और अब वार्तालाप के अंतिम चरण में पुनः लेकर सर से पूछना चाहूँगा कि पहले दिन से जजमेंट के दिन तक आप इस केस में एक वकील के तौर पे काम कर रहे, पूरी घटना 17 साल को
आपने देखा है एक ही इसमें, तो क्या कहेंगे इस विषय में? मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि मेरा इस केस से संबंध एक कार्यकर्ता के क्षमता में अधिक है, वकील की क्षमता में कम है। मैं 4 व्यक्तियों का वकील था, टोटल 12 लोगों में से, और बाकी आरोपियों से मेरा निजी संबंध था। और वो भी केस शुरू होने के बाद, क्योंकि मैंने जाना था कि ये सभी व्यक्ति जो है इनमें कोई ना कोई क्रिएटिविटी है। और मैंने ये भी देखा कि जो मुस्लिम आरोपी थे, कई बार उन पर भी अन्याय हुआ है, जैसे अभी इन्होंने मेजर रमेश उपाध्याय जी ने बांग्लादेशी की बात कही। आखिर इंसानियत का प्रश्न है, लेकिन उन लोगों में वो समष्टि का दृष्टिकोण कितना था ये देखना पड़ेगा। क्योंकि आज भी हम देख रहे हैं कि जो मुस्लिम आरोपियों को प्रताड़ित किया गया है, तो वे सिर्फ अपने छूटने के विषय में बात कर रहे हैं, हम पर अन्याय हुआ। वो उन अधिकारियों को कुछ सजा दिलाने की बात नहीं कर रहे, और वैसे भी वो एक निजी जीवन जी रहे थे, तो उनके लिए बड़ा मुश्किल था लड़ना। क्योंकि जो भी झूठे गवाह लाए वो टूटे नहीं, उन्होंने अपनी गवाही दे दी। और उनके विषय में हम ये कह सकते हैं कि उनको बेनिफिट ऑफ डाउट देके छोड़ा। ये जो इन केस में जो अभियुक्त थे वे निजी रूप में बहुत अच्छे कार्य में थे, तो इनके विषय में इनके जो परिचित थे उनको ही डरा धमका करके उनकी गवाहियाँ ली थी। और एक नैरेटिव का बहुत उन्होंने उपयोग किया था सरकार ने, इसलिए बहुत लोगों ने दे दिया। जब उनको पता चला कि उन्हें मूर्ख बनाया गया है और डराया धमका गया है, तो 2014 के पहले उन्होंने बगावत करके अपना झंडा गाड़ दिया था और कहा था हम झूठी गवाही नहीं देंगे। तो इस विषय में मैं आज भी मुलाकात में देख रहा हूँ, मेजर उपाध्याय हो, समीर जी हो, हमारे जो सुधाकर चतुर्वेदी जी है, राकेश धावड़े है, मेरे मित्र श्याम साहू है या जगदीश म्हात्रे है, ये सारों का एक मानवीय चेहरा सामने आया है। इनसे मेरे व्यक्तिगत संबंध हो चुके हैं बाद में, जहाँ तक कि श्याम साहू के जब बेटे का विवाह हुआ तो उन्होंने मुझे बुलाया। यहाँ पे मुंबई में थे तो समीर कुलकर्णी मेरी बेटी के विवाह में आए, और वो कभी तस्वीरों में जाते रहे, तो उन्होंने एक तस्वीर मेरे परिवार के साथ उनकी थी। तो एक निजी संबंध था। रमेश जी के जो चिरंजीव थे बेटा, उनसे मेरे बहुत अच्छा संबंध थे, हमारे घर आया जाया करते थे। तो ये जो था हमने देखा, एक मानवीय रूप से इसे देखना चाहिए। आखिर हम बात करते हैं हिंदू दहशतवाद, कोई गलत शब्द है ये, भगवा दहशतवाद, आतंकवाद, और हम हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, लेकिन आखिर ये सारे इंसान हैं, इनकी एक फैमिलियाँ थी। तो हमें इस नज़रिए से इनको देखना चाहिए कि हमें इनकी एक क्षमा याचना करनी चाहिए कि आज हमने इनके साथ क्या कर दिया। जो न्याय इन्हें मिलना अपेक्षित था वो नहीं मिला। मुझे ऐसा लगता है कि शायद उन अधिकारियों को सजा होगी, शायद मैं कह रहा हूँ, शायद कभी ना कभी इसके असली आरोपी पकड़े भी जाएंगे। लेकिन ये 17 साल जो गए हैं, इस विषय में हम इनकी कोई मदद नहीं कर पाए, न कर पाएंगे। और इसके लिए सिर्फ एक समाज, एक हिंदू समाज हमें लज्जित होना चाहिए और इनकी क्षमा याचना करनी चाहिए, इतना मैं कह सकता हूँ। और ज़्यादा क्या कहूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आज मालेगांव बम विस्फोट में जिन हिंदुत्व निष्ठों को कोर्ट ने निर्दोष मुक्त किया, उनमें से 6 लोगों से हमने वार्तालाप किया। इस वार्तालाप में उनकी जो व्यथाएं सुनी, उससे हम दुखी हुए, लेकिन उससे भी ज़्यादा उन लोगों का दृष्टिकोण, सकारात्मक दृष्टि, विपरीत परिस्थिति में भी समाज के लिए कुछ करना, ये सब देख के हमें प्रेरणा ज़्यादा मिली है। मेरा भी हाल यही है, मैं दुखी कम हूँ लेकिन प्रेरित ज़्यादा हुआ हूँ। अंत में पुनालेकर साहब जी ने जैसे कहा, वैसे हम दोषी है, हम गुनहगार है उनके, लेकिन उनसे प्रेरणा भी लेके हम आने वाले समय में ये चूकें टाल सकते हैं। अंत में उन सभी से मैं कहूँगा कि आप यहाँ आए और वार्तालाप में सहभागी हुए, अपनी व्यथाएं बताई, और आपने जो आचरण किया है या जो दृष्टिकोण रखा है जीवन के प्रति, उससे हमें प्रेरणा अधिक दी। इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।